अभी हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे सीआर के बारे में एंड विल डिस्कस कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हमें यूज करना है, ठीक है। सीआर की जब भी बात करती क्रिटिकल रीजनिंग और स्ट्रैटेजीज दैट वी नीड टू फोकस ऑन टू क्रैक सीआर। ये किसी भी चीज के लिए हो सकता है। सीयूटी में अगर आप इंग्लिश के पैसेज सॉल्व करते हैं, कॉम्प्रहेंसिव लेवल वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सिमिलर इसी पैटर्न पे ही क्वेश्चंस बनाए। और आई हैव ऑलरेडी टॉक टू पीपल जो क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे इंडिया में डिपार्टमेंट है, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट के, और एक्सपर्ट्स को हायर किया जाता है कि इस एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनाना है, इस एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनाना है। तो 4-5 लोगों की एक टीम होती है, बहुत छोटी टीम होती है, ठीक है, एंड दे वर्क ऑन द पैटर्न। तो वो क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठाते हैं, ठीक है। और चाहे आप बोर्ड के एग्जाम ले लो, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम ले लो, सारे एग्जाम में 80% प्रीवियस से मैच करेगा, और अगर नया लाते भी हैं तो 20%। और बहुत ड्रास्टिक चेंज करना है तो महीनों पहले वो नोटिस रिलीज कर देते हैं कि इस तरीके से चेंजेस आ गया है। तो अगर इफ यू स्टिक टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपके हाफ ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व, हाफ ऑफ द जॉब इज डन। ऑल यू नीड टू डू इज व्हाट, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो PYQ, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें, अभी हम 2022 और 23 में जितने सवाल पूछे गए सारे सॉल्व करेंगे। सो अब चेक भी कर लेंगे, रियल टाइम टेस्ट हो जाएगा, रियलिटी चेक भी हो जाएगी कि हाउ मच यू आर एबल टू एसेस, ठीक है, हाउ मच यू आर एबल टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये किसी भी एग्जाम को बीट, स्टेट लेवल बीट, सेंट्रल लेवल बीट, एनी एग्जाम। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम लोग बात कर रहे हैं सीआर की। तो सीआर की सबसे पहले बात इंपॉर्टेंट की इंफॉर्मेशन, ठीक है। एक तो एक 250-200 वर्ड का एक ग्राफ दे दिया आपको और सवाल पूछे, तो उसमें जो की इंफॉर्मेशन है उसको तो आप अंडरलाइन कर लो एग्जाम के दौरान। की इंफॉर्मेशन में क्या आता है, जैसे कि डेटा, ठीक है, एग्जैक्ट डेटा दे दिया जाएगा कि 2022 में ये नंबर इतना बढ़ गया, ठीक है, या किसी चीज को लेकर आ सकता है, कंजम्पशन को लेकर हो सकता है। तो डेटा जब भी आए अंडरलाइन कर लो, कोई भी फिगर आ जाए आप उसे अंडरलाइन कर लो, ठीक है। कोई भी किसी का भी नाम आ सकता है, ठीक है, कि इस फला शख्स ने ये स्टेटमेंट दिया था, ठीक है, और जिसकी वजह से ये चेंजेस आए, तो इन सब चीजों को तो अंडरलाइन कर लेना है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, फोकस। जब भी हम पढ़ने की बात करेंगे तो फर्स्ट पैराग्राफ और लास्ट, या फोकस ऑन फर्स्ट एंड लास्ट, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट में क्या होता है, फर्स्ट इज द इंट्रोडक्शन, ये आपको इंट्रोड्यूस करवाता है, ठीक है, किस चीज से, टॉपिक से। और एक जनरल इंट्रोडक्शन के बाद इट गोस डीपर एंड डीपर एंड डीपर इनटू, और लास्ट पैराग्राफ में होता है एसेंस, पूरा का पूरा निचोड़, ठीक है, एसेंस की बात होती है यहाँ पे। तो पहला और लास्ट पैराग्राफ फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं सबसे ज्यादा किस किस टाइप के सवाल आते हैं। तो एक तो वोकैबुलरी वाला सवाल आता है, ठीक है, वो क्या साइनोनिम और एंटोनिम पूछ लेंगे, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, आई विल जस्ट टेक 5 मिनट्स मोर टू मेक यू अवेयर, ठीक है, कि कैसे कैसे सॉल्व कर, बिकॉज दिस इज द हाई टाइम, यू डोंट नीड टू गो बैक टू योर होम एंड स्टार्ट रिवाइजिंग कौन सा वाला ग्रामर रूल्स है, क्या है, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब वोकैबुलरी में क्या सवाल करते हैं, वो सिनोनिम का सवाल करेंगे, एंटोनिम का सवाल करेंगे। कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं पूछने वाले, बहुत ही ज्यादा आसान। एक वर्ड आपने पढ़ लिया, लेट से कहीं पे कोई वर्ड आया रेकलेस, अब मुझे रेकलेस मतलब ही नहीं पता है, कहीं पे कोई वर्ड है रिलेंटलेस, अब पता ही नहीं, तो आप अगर फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो उस वर्ड को, आपको नहीं पता है, तो आप उस वर्ड को इंटरनेट की मदद से पहले समझ लो, रेकलेस का मतलब क्या, ऐसे तो लापरवाह, नेग्लिजेंट, ठीक है, और भी बहुत सारे मीनिंग होंगे, तो उसको फिर याद रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, बिकॉज दोबारा अगर वो वर्ड आ गया तो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। एंड रिटेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है, और रिटेंशन तभी होगा बिकॉज पढ़ रहे हैं भूल रहे हैं, पढ़ रहे हैं भूल रहे हैं, ये हमेशा होता है। तो इसके लिए कोशिश करें, वो जो द वेरी फेमस बुक 7 हैबिट्स, ठीक है, बेस्ट सेलर किताब, उसमें भी यही कहते हैं कि हैबिट बिल्डिंग में जब तक कोई चीज हमारे नहीं आती है, ठीक है, वो रिटेन कभी हम कर ही नहीं पाते। वो रिटेंशन कभी, चाहे कोई कितनी भी बड़ी बातें करके निकल जाए, आपको उस वक्त तक याद रहेगा। आफ्टर अ मोमेंट ह्यूमन हैव अ टेंडेंसी दे गोना फॉरगेट इट, ठीक है। तो रिटेंशन के लिए आपको क्या करना है, कीप प्रैक्टिसिंग। वोकैबुलरी में सिनोनिम, एंटोनिम का सवाल पूछते हैं। दूसरा सवाल पूछेंगे टोन, ठीक है, टोन क्या है ऑथर का। तो टोन क्या हो सकता है, ऑथर या तो बहुत ज्यादा होपफुल हो सकता है, ठीक है, किसी भी बात को लेके पॉजिटिव हो सकता है, तो होपफुल से जुड़े हुए शब्द होपफुल, पॉजिटिव, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक, या ऑथर बहुत ज्यादा सैड हो सकता है, तो सैड से बहुत सारे वर्ड आते हैं, पाइनेंट, सैड, ठीक है, बहुत ज्यादा सटायरिकल हो सकता है, किसी चीज पे कमेंट कर रहा है और कमेंट करते हुए ये कहना चाहता है, मजाक के तौर पे, सोशल नॉर्म्स पे कमेंट कर रहा, तो
वो सारे टोन से रिलेटेड देयर आर 10-12 वर्ड्स, ठीक है। अगर आपने नोट्स बनाया और वो 10-12 वर्ड लिख लिया, इससे बाहर क्या ही टोन होगा। जब हम लोग बात करते हैं तो हमारा टोन कैसा होता है, या तो बहुत फॉर्मल होता है, या इनफॉर्मल होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, इसी के आजू बाजू वो घूमते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव का ही दूसरा दूसरा शब्द यूज करेंगे, होपफुल, होपलेस, पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, सरकास्टिक, नार्सिसिस्टिक, पायोनेंट, कंप्लेसेंट, सैटिस्फाइड, सेल्फ सैटिस्फाइड। तो इफ यू जस्ट राइट डाउन 10-12 वर्ड्स, ठीक है, यू गोना एस इट, ठीक है। टोन हो गया। उसके बाद स्ट्रेंथ और वीकनेस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखकर ही मैं बात कर रहा हूं, आप भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या बात है कि 4 स्टेटमेंट देंगे और कहेंगे कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पैराग्राफ फर्स्ट को स्ट्रेंथन करता है, उसको और मजबूत बना रहा है, और कौन सा वीक कर रहा है। तो ज्यादातर क्या करते हैं, वो सीधी सीधी बातें लिखते हैं, जो राइटर ने कहा है वही बात वो भी लिखेंगे। कभी कभी वो शब्द को देंगे और कभी कभी उसमें नॉट लगा देंगे, और जल्दी में पढ़ते हैं तो वो नॉट देखते ही नहीं हम, और हम मिस कर जाते हैं, स्ट्रेंथ की जगह वीकनेस चूज कर लेते हैं। तो वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, टोन बेस्ड क्वेश्चन, स्ट्रेंथ बेस्ड क्वेश्चन, फैक्ट बेस्ड, डायरेक्टली कोई फैक्ट दिया हुआ है, डेटा, और उससे सवाल पूछ लेंगे। ऑल दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चन। अब इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी भी हम सॉल्व कर रहे हैं, तो वी हैव बीन गिवन 4 ऑप्शंस, ठीक है। 4 ऑप्शंस बनाने के पीछे भी बहुत ज्यादा साइकोलॉजी है, ठीक है। क्योंकि आप अगर तुक्का मार के कोशिश करते हैं कि चलो नहीं आ रहा है, नेगेटिव मार्किंग है इस वाले में डेफिनेटली, ठीक है। तो अगर जैसे 25% है ना प्रोबेबिलिटी किसी के भी सही होने की, तो आप कोई भी एग्जाम उठाकर देख लो, और ये जो 4 ऑप्शन होता है, ए, बी, सी एंड डी, इन चारों ऑप्शन में से अगर किसी ने सोचा कि मैं सिर्फ ए में टिक लगा लेता हूं, ठीक है, 50 क्वेश्चन में, तो मेरे तो बहुत ज्यादा सही हो जाएंगे। नो नो नो, द क्वेश्चन हैव बीन डिजाइन इन सच अ वे कि अगर आप किसी एक ऑप्शन को भी चूज करेंगे, ठीक है, तो वो भी केवल 25 से 27% सॉल्व होगा, सही होगा हर ऑप्शन। यानी चारों बहुत बैलेंस करके दिया हुआ होता है, ठीक है। यू कैन नॉट स्टिक टू वन ऑप्शन। लगातार हमने 5 बी कर दिया, सो तो या वी हैव अ चांस कि ज्यादा प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी उसके सही होने की। नो, this is not the case. You may be lucky sometime, but I have gone through lots of previous year question. This is how they design. ठीक, eliminate, वैसे ऑप्शन को एकदम एलिमिनेट कर दो जो इररेलेवेंट है, ठीक है। इररेलेवेंट इसका कोई मतलब ही नहीं, एकदम बेकार है वो, इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, ऑप्शन से मैच ही नहीं कर रहे हैं, कुछ भी लिख दिया है, ठीक है। इस तरीके से कोई 4, 8, 12, ठीक है, और बीच में ऐसे कोई 0.5 दे दिया गया। तो लुक, दे आर समहाउ गोइंग इन अ सीक्वेंस, बट दिस इज वेरी इररेलेवेंट। मैथमेटिकल है, बट अगेन, तो all these are the things, strategies you need to focus. One thing that I'll tell you, I have already also cracked many exam, I've also could not crack many exam, but the one thing is PYQ. This is the only mantra you should follow. चलो हम लोग previous year questions करते हैं। Is it visible to everyone? Readable? हाँ, अनरीडेबल भी है। विजिबल तो वहां से भी होगा, रीडेबल पढ़ पा रहे हैं आप इसको? शुड आई जूम इट? ऑलराइट, चलो लेट्स रीड दिस पैसेज, सॉल्व द क्वेश्चन। ये शायद 2023 का है। I grew up in a small town not far from Kalimpong. In pre-liberalization India, everything arrived late. Just material thing, but also ideas. ठीक है, तो पहले ही लाइन में आई ऑथर अपना एक पर्सनल पर्सपेक्टिव बता रहे हैं कि मैं एक ऐसे शहर में बड़ा हुआ जिसका नाम कैलिम्पोंग है, और प्री लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन मतलब फ्रीडम, आजादी, आजादी के पहले, ठीक है, एवरीथिंग अराइव लेट, हर चीज लेट से पहुंची में, सिर्फ मटेरियल थिंग्स नहीं बल्कि आइडियाज भी लेट से पहुंची, ठीक है। सो यहां से 2 चीज समझ में आई। एक तो अगर आप इंडिपेंडेंस की बात करें, बहुत सारे रिवॉल्यूशन हुए इंडिया में, ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, ये सारे फॉरेन आइडियाज थे। मैक्सिकन सीड्स, CHYV सीड्स, उसको फिर इंडिया में लाया गया। तो वही बोला कि सिर्फ मटेरियल ही नहीं बल्कि आइडियाज भी, ठीक है, इंडिया में लेट से। मैगजीन्स, ओल्ड कॉपीज ऑफ रीडर्स डाइजेस्ट एंड नेशनल ज्योग्राफी अराइव लेट टू, इनफैक्ट मैगजीन्स का भी आइडिया, ठीक है, और नेशनल ज्योग्राफिक
after the news had become stale by months or often years, और जब वो खबर पुराना और बासी हो गया, स्टेल महीनों पुराने हो गए, सालों पुराने हो गए, तब ही आया दिस टेम्पोरल गैप. एंड टेम्पोरल गैप मतलब टाइम गैप, ठीक है. This temporal gap turned journalism into literature, news into legend, and historical events something akin to stories. तो इस क्या जो जर्नलिज्म है, जो आज की खबर है, वो क्या बन गया? लिटरेचर. लिटरेचर मतलब पहले किसी ने कुछ लिखा है, ठीक है, कोई कनेक्शन नहीं. दूसरा हिस्टोरिकल इवेंट्स बन गया कुछ ऐसा जो एक प्लॉटलेस स्टोरीज है. अकिन मतलब सिमिलर टू, ठीक है. तो व्हेनेवर यू लिसन टू दिस वर्ड, हमेशा आप इसको याद रखें. बट लाइक दोज हु न्यू नो अदर लाइफ, we accepted this as the norm. और जिन लोगों को इस बारे में कुछ नहीं पता था, उन लोगों ने इसको नॉर्म की तरह एक्सेप्ट कर लिया. अच्छा, let's read because pencil में it will take time. Yeah. The death of reading material in town and village in socialist India is hard to imagine. It produced two categories of people: those who stop reading after school or including children who read anything they could find. तो इस वजह से जो रीडिंग मटेरियल का जो डेथ हुआ, और इंडिया से दो तरह के लोग प्रोड्यूस हो गए. एक वो लोग जो स्कूल और कॉलेज के बाद पढ़ना ही बंद कर दिया. पढ़ना मतलब वो चीजें जो उनके सिलेबस में नहीं है, वो चीजें जो उनके हम लोग वैसी चीजें पढ़ते भी नहीं है, ठीक है. और दूसरा वो लोग जिनके हाथ में जो आ रहा है वो भी पढ़ लेते हैं. तो अपने बारे में ये बात करें कि मैंने तो रोड साइंस को पढ़ा बड़े इंथुजियाज्म के साथ, ठीक है. और रोड साइंस के साथ और भी चीजें जो जुड़ी हुई होती थी. रीडिंग थ्रिलर्स विद द इटरेंट कबाड़ी वाला, कलेक्टर ऑफ पेपर्स, मैगजीन, rejected things, visited our neighborhood. I rushed to the house when he was doing business. He bought things at unimaginably low prices from those who stopped rummage through his sack of old magazines. Sometimes on days was good, he allowed me a couple of copies. तो ये कह रहा है कि उन घरों में जहां मैगजीन्स और पुरानी किताबें बेकार हो जाती थी, कबाड़ी वाला सस्ते में खरीद लेता था, और मैं उनसे खरीद लेता था कभी कभी, जब वो मुझे सस्ते में मिल जाता था. लुक, जब उसके बिजनेस अच्छे होते थे, when business was good, he allowed me a couple of copies of Sports World magazine for free. I would run home and ignoring my mother's scolding, plunge right in consuming news about India's victory in the Benson and Hedges Cup. और उन सब में मैं घर दौड़ के जाता था और बिना ये सब देखे कि लोग क्या बोल रहे हैं, और रीडिंग में प्लंज राइट इन मतलब जैसे गोता लगा लेना, डुबकी, उस चीज में मैं घुसता जाता था और पढ़ने लगता था इंडिया के विक्ट्री को. टू टेक अवेज फ्रॉम एक्सपीरियंस, इनसे दो चीजें मैंने सीखी है. हैव मार्क्ड माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोविंशियल रीडर. पहला, द सेंस ऑफ बिलेटेडनेस, मतलब कुछ किसी भी चीज का कोई कनेक्शन ही नहीं है, ठीक है. ऑफ एवरीथिंग कमिंग लेट एंड द डिजायर फॉर प्लेजर इन लैंग्वेज, ठीक है. जैसे अगर आप न्यूज़पेपर को भी देखोगे, और इंडिया ने अगर कल मैच जीता है तो न्यूज़पेपर में भी प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, ठीक है. इंडिया विंस द मैच, या किसी प्लेयर का नाम लिख के XYZ हिट्स लिखते हैं 6, सो दैट न्यूज़पेपर सीम्स फ्रेश, ठीक है, लगे नहीं कि हम कल का खबर पढ़े. इफ यू गो इनसाइड द डिस्क्रिप्शन, वहां पे पास्ट का यूज करते हैं वो, ठीक है. लेकिन यहाँ पे पुरानी बातों को वो पढ़ रहे हैं तो कोई कनेक्शन ही नहीं था. एवरीथिंग कमिंग लेट एंड द डिजायर फॉर प्लेजर इन लैंग्वेज, स्पीकिंग ऑफ बिलेटनेस, द अवेयरनेस ऑफ हैविंग बीन बोर्न एट द रॉन्ग टाइम इन द हिस्ट्री. और ऐसा लगता था गलत समय पे पैदा हो गया, हर कुछ हम तक लेट पहुंच रही है. ऑफ इन्वेंटिंग थिंग दैट हैड ऑलरेडी बीन डिस्कवर्ड एल्वेयर, तो वो चीजें इन्वेंट हो रही जो पहले ही कहीं ढूंढ लिया गया है, हमारी नॉलेज के बगैर और बिना हमारी किसी मदद के. उन लोगों ने पहले ही काम कर रखा है. इज अ मोमेंट ऑफ इपिफेनी एंड डीप सैडनेस, ठीक है. इवन इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इपिफेनी, you'll understand कि deep sadness से जुड़ा हुआ है, तो वैसा ही कुछ मतलब है. I remember a professor's choked voice narrating to me that how all the arguments he had made in his doctoral dissertation written over many years of hard work. Look, तो वो क्या, कहीं भी बात याद है, चोक्ड वॉइस जैसे बोलते बोलते कुछ हलक में फंस सा गया हो, भारी सी आवाज, अटक सा रहा. और वो मुझे क्या बता रहे थे कि डॉक्टरल डिसर्टेशन मतलब PhD, ठीक है, रिटेन ओवर, जो बहुत सालों लिखा गया था. फॉर देयर इंडीड वाज अ टाइम व्हेन PhD वाज रिटेन ओवर डिकेड्स. और अभी तो PhD 3 से 5 साल में हो जाता है, लेकिन उस इसको ब्रैकेट में लिखा क्योंकि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दशकों लग जाते थे करने में. हैड सडनली कम टू नॉट आफ्टर ही हैड डिस्कवर्ड द वर्क ऑफ CW Briggsby. और उनके प्रोफेसर ने क्या कहा कि 10 सालों के काम करने के बाद उनको रियलाइज हुआ कि ये काम तो ऑलरेडी किया जा चुका है, और 10 साल की मेहनत खराब हो गई. रिसेंटली एक मूवी भी इसी तरह की आई थी, विल डिस्कस आफ्टर द क्लास. दिस I realized as I grew older was one of the characteristic of provincial life. और ये हमारा क्या था, provincial life. What do you mean by provincial life? मतलब your country has been colonized. लंबे वक्त तक आपके देश को गुलाम बनाया गया. यहाँ पे provinces थे ना, राजा महाराजा, और कोई ना कोई रूलर था जो रूल कर रहा था, पब्लिक रूल नहीं कर रही थी.
तो provincial life, that they were saying that tried things with the confidence of someone declaring them for the first time. I therefore grew up surrounded by would-be Newtons who claimed to have discovered gravity again. तो मुझे तो पता ही नहीं था कि ग्रेविटी को भी जैसे किसी ने ढूंढ लिया. मैं ऐसी माहौल में पला बड़ा जैसे लगा कि मैं भविष्य दावा करता था कि मैं ग्रेविटी को फिर से ढूंढ लूंगा. ठीक है, बट व्हेन ही ग्रू अप ही रियलाइज्ड कि इट हैज ऑलरेडी बीन डिस्कवर्ड. There's a deep sense of tragedy attending this sort of thing. और इसमें एक बहुत दुख है, गम है, the sad embarrassment. एक शर्म वाली बात भी है of always arriving the party is over. हमेशा पार्टी के खत्म होने के बाद पहुंचना. And there is a harsh word for that belatedness. Look, ये belatedness word बार बार आया. Dated, पुराना, outdated, old fashioned, old school. ठीक है, but rescue the unpredictability of these anachronistic discoveries, the randomness and haphazardness involved in mapping connection among thoughts and ideas in a way that has not yet been professionalized. ठीक है, so हाँ ठीक है, इसमें आंसर वगैरह ऐसे शुरू. ये एक्सट्रैक्ट लिया गया प्रोविंशियल रीडर से. किसी ने लिखा है what use was the kabadi wala west picker to the author, and let me know the right answer. Let me zoom it a bit. ऑथर के लिए कबाड़ी वाला कैसे यूजफुल था, व्हाट यूज. हाँ, तो पहला कि उसके लिए वो मैगजीन लाता, और कबाड़ी वाला स्टॉक ऑफ बुक्स वर ऑफ इंटरेस्ट टू द ऑथर. कबाड़ी वाला वाज अबाउट टू स्टील द ऑथर. ओ सी तो हो गया ही नहीं, बिल्कुल इररिलेवेंट है. ठीक है, डी द ऑथर ऑर्डर्ड बुक्स ऑनलाइन, ये भी नहीं है. तो ए और बी, एंड व्हाट इज द राइट आंसर? स्टॉक ऑफ बुक्स एंड मैगजीन वर ऑफ इंटरेस्ट टू द ऑथर. स्पोर्ट्स और ऐसे मैगजीन लाता था जो ऑथर को पसंद आते थे. What according to the author is essential about the experience of being a provincial reader? Very easy, and it is already given. Are you sure? What according to the author is essential about the experience of provincial? Accepting a temporal gap, what was current in the wider world and at the time which then. हाँ, A और C में से. I'm again giving you 5 more seconds. Let me know the right answer. हाँ, सी ही होगा. एक्सेप्टिंग अ टेम्पोरल गैप. ठीक है, मैं वो लाइन ही पढ़ देता हूं क्योंकि बिलेटेडनेस बार बार आया तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कहां गया. यहां पे एक लाइन इसने लिखा है, वी एक्सेप्टेड दिस एज अ नॉर्म. ठीक है, और उसी के नीचे टेम्पोरल गैप के बारे में भी जिक्र किया गया. So accepting a temporal gap between what was current in the wider world at the time at which these arrive in the provincial location. Why did the author feel a sense of epiphany and deep sadness? Because the thing that felt special and unique to the author were already established and accepted thought in the wider world. ठीक है, मतलब जो भी ख्याल आता था वो तो ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुका था. दूसरा, बिकॉज द ऑथर वॉज वेल रेड एंड देन अदर. ठीक है, बिकॉज द ऑथर मिस्ड बीइंग इन अ बिग सिटी. तो पहले तो देखो, बिग सिटी जैसी कोई बात आई ही नहीं है पूरे में, तो अगर सी नहीं होगा तो डी भी नहीं होगा. ठीक है, तो नाउ यू आर लेफ्ट विद ए और बी. हाँ ठीक है, अगर यहाँ पे वेल रेड देन अदर्स की तो कोई बात है ही नहीं. ठीक है, बिकॉज द थिंग, जो चीजें उनको स्पेशल और यूनिक लगती थी वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं. हाँ, यस. What does the word anachronistic as used in the passage? You have to take a wild guess and let me know the right answer. यहीं पे था ना? ओके ओके, यहाँ से मुझे थोड़ा सा ये दिख रहा है. वेयर इज द वर्ड? इसी पे. अच्छा, हाँ, या आई गेट इट. What rescues it is the unpredictability of these anachronistic discoveries, the randomness and haphazardness involved in mapping connection among thoughts and ideas in a way that has not yet been professionalized. चलो, let's go back to the option. Rooted in a non-urban. देखो, first of all you have to eliminate the option even if you don't know
तो रूटेड नॉन अर्बन जैसा कुछ है नहीं, शहरी और गांव, मॉफ्यूजिल एरिया भी नहीं, और अपोज टू प्रिवेलिंग सेंसिबिलिटीज नॉट एट ऑल, तो कनेक्टेड विद अनदर टाइम एंड इट आल्सो साउंड्स रेलेवेंट टू द पैसेज. Which of the following captures the meaning of the last sentence best? अच्छा, last sentence के meaning को कौन सबसे अच्छे से capture करता है? Though the author feels provincial, she pretends to be from the metropolis. Not at all. Though the author feels dated in her accent. अच्छा, if A is not the answer, right, D will also be not the answer. So now you're left with B and C. लुक, अगर आप सी को चूज करते हैं, ऑथर अपने लिमिटेडनेस से अवेयर थी नॉलेज को, और वो कॉन्फिडेंट थी कि वो भीड़ में भी क्वीन है या जो भी है, शी कैन होल्ड हर ओन इन अ क्राउड, शी इज ऑल्सो प्राउड ऑफ हर रूट्स. नो, ऐसा कुछ जिक्र नहीं हुआ. लेकिन इफ वी रीड द ऑप्शन बी, दो द ऑथर फील्स डेटेड, ठीक है, जो चीज उनके पास मुहैया हो पाती, जिस चीज का एक्सेसिबिलिटी उनके पास था, वो पुराना हो चुका था. हर लैक ऑफ मेट्रोपॉलिटन सोफिस्टिकेशन लेट्स हर एंगेज विद आइडियाज विद सम ओरिजिनलिटी. So the right answer will be B. I think we have done this. पहला ही लाइन पढ़ के मुझे याद आ गया. We have a lot of passages, don't worry. Should we go with this? हाँ. Let's start reading. The call of self-expression turned the village of the internet into a city. ठीक है, सेल्फ एक्सप्रेशन, ठीक है, अब सब लोग अपने आप को खुलकर एक्सप्रेस करते हैं, और स्पेशली सोशल मीडिया के बाद टाइम्स. दूसरा सबसे ज्यादा अच्छी बात जो ये जेनजी और न्यू जनरेशन वालों के लिए, वो ये है कि दे हैव देयर ओन ओपिनियन, दे आर वेरी ओपिनियनेटेड, ठीक है, दे डू नॉट लिसन टू देयर पेरेंट्स जस्ट बिकॉज दे आर देयर पेरेंट्स, ठीक है. तो वो चीज है, सेल्फ एक्सप्रेशन ने विलेज को क्या बना दिया, village of the internet into a city which expanded at a time lapse speed. Social connection like neurons in every direction. ठीक है, जैसे न्यूरॉन्स हमारे टो से हेड तक है, वैसे ही सोशल कनेक्शन पूरे गली गली में फैलने लगा. एट 12 आई वाज राइटिंग 500 वर्ड्स अ डे. 12 साल की उम्र में मैं 500 वर्ड रोज लिखता था. सॉरी, हैज वी ऑल राइट. और कौन लोग हैं यहाँ पे क्लैट से? डू यू थिंक हमने कर रखा है? क्या प्रीवियस ईयर का है ये? हाँ, तो 2022 का नहीं. हैज हैव वी डन दिस? देख लो. तो दिस देन वी हैव करंट अफेयर्स नीचे. हाँ, यही तो था ना अभी जो पैसेज पढ़ रहे थे. अच्छा, हाँ हाँ, दिस वन. ऑल राइट, लेट्स रीड इट. विजिबल टू यू ऑल? या, दैट्स व्हाई आई आस्क. नहीं दिख रहा था, मैं नीचे हो जाता. वेयर? एडोलन कहाँ लिखा है? हाँ, सो पिक अ वर्ड इफ कमांडेड एनी वर्ड. क्या हुआ? चलो, मतलब कह रहा है किसी भी पंछी को चुन लो. सो पिक अ वर्ड इफ कमांडेड एनी वर्ड. दिस वाज पजलिंग, और ये तो बड़ा पजल था, समझ में नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहा है वो. द ओनली बर्ड अराउंड हियर इज अ वुडन पिकॉक. और यहाँ पे केवल एक ही वर्ड, और वी ऑल्सो डोंट नो कि हियर कहाँ के लिए बोला गया, शायद आगे जाके पता चले. द ओनली वर्ड अराउंड हियर इज अ वुडन पिकॉक. ये किसी का नाम है. Heron pointed out reasonably enough if gave a snort of disgust
A person may choose what he cannot, he said, as if explaining something very obvious to a very foolish individual. ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जब चूंकि द ओनली बर्ड यहाँ पे क्या है, वो पिकॉक है, ठीक है, तो आप उसी ये भी बोलने की जरूरत नहीं है ना कि बर्ड, यू आर गेटिंग इट. सो क्या बोला जा रहा है, as if explaining something very obvious to a foolish individual. जो चीज आंखों के सामने obvious है, जाहिर है, वो किसी या not intelligent individual को बताया जा रहा है. Person may mention a bird's name even if the creature is not present and correct. Crow, quail, hummingbird, bulbul, manna, parrot, kite. A person may even select a flying creature of his own invention. For example, winged horse, udan khatola, flying turtle, airborne whale, space serpent, or arrow mouse. To give a thing a name, a label, a handle, to rescue it from anonymity, to pluck it out of the place of nameless, in short of identified, well, that's a way of bringing the said thing into our being. So ऊपर में केवल एक कॉमन नाउन की तरह यूज किया गया, अ बर्ड. ठीक है, अब बर्ड का मतलब तो बहुत कुछ हो सकता है. ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि केवल एक ही वर्ड है, उड़ेन पिकॉक, तो लग रहा है कि ये भी बोलने की क्या आदत थी, डायरेक्ट ये प्रॉपर नाउन यूज कर सकते थे या डायरेक्ट ये नाम ले सकते थे. सामने वाला तो ये भी समझ सकता है ना कि बर्ड का मतलब तो कुछ भी हो सकता है, चूंकि जब तक हम उसे नाम ना दें, ठीक है, आइडेंटिफाई ना करें, वो अपने हिसाब से, यहाँ देखो ना क्या लिखा हुआ है, से खुद का क्रिएट किया हुआ क्रिएचर वो बोल सकता है. विंज्ड हॉर्स, ये सब एग्जिस्ट नहीं करते हैं. ठीक है, फ्लाइंग टर्टल, टर्टल फ्लाई करता है, नो. एयरबॉर्न वेल, या वेल एयर में तो होता ही नहीं, दैट्स व्हाट, तो यही कह रहे हैं. प्लक इट आउट ऑफ द प्लेस ऑफ नेमलेस और namelessness, in short, to identify it well, there's a way of bringing the said thing into being, or in this case the said bird or the imaginary flying organism. That may be true where you come from, Haran argued, but in these parts stricter rules applies. In these parts, rejoined Blue-bearded, if I'm having time wasted, someone who will not trust in what he cannot see, how much have you seen? ये तो ऐसे ही ellipsis. Africa, have you seen it or no? This is truly there. And submarines, also hailstones, baseballs, pagodas, gold mines, kangaroos, Mount Fizama, the North Pole. All these are question mark. पूछ रहा है कि तुमने कितना देखा है, ठीक है. And the past, did it happen? And the future, will it come? ठीक है, तो पास्ट भी हमने नहीं देखा है, क्या ऐसा हुआ था, भविष्य में क्या ऐसा होगा तुमने देखा है. बिलीव इन योर ओन आईज एंड यू विल गेट इनटू अ लॉट ऑफ ट्रबल, हॉट वाटर एंड मेस. तो सिर्फ आंखों के देखे पे विश्वास करोगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगेगा. तुम्हें उन चीजों पे भी यकीन करना पड़ेगा जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं. ठीक है, क्या बोल रहा है, इसीलिए अंडरलाइन किया हुआ, बिलीव इन योर ओन आईज, आंखों देखा विश्वास करो, विल गेट इनटू अ लॉट ऑफ ट्रबल, हॉट वाटर, अ मेस. हॉट वाटर का भी वही मतलब होता है, somebody is in a hot water मतलब प्रॉब्लम है, मेस का मतलब भी वही है. With that he plunged his hand into a pocket of his अच्छा इस पजामे का नाम है, ठीक है, पजामा, and when he brought it forth again it was bunched into a fist. So take a look, I should say a gander at the enclosed. He opened his hand and Haran's eye almost fell out of his head. Tiny words were walking about on if palms. तो पॉकेट में हाथ डाला और उसने मुट्ठी बना लिया और हाथ को बाहर निकाला, ठीक है, और ये देखकर वो चौंक गया. कौन, Harons almost fell out of his look का क्या है, eyes almost of his head, जैसे मानो आंख बाहर आ गई, मतलब he was extremely surprised. Tiny birds, छोटी सी परिंदा, were walking about on if's palm, उसके इस पे चल रहे थे, and pecking at it, flapping their miniature wing, और जैसे कल परसों इसका जन्म हुआ, बहुत छोटे छोटे पंख, ठीक है, miniature wings, to hover, और ऊपर में जो कुछ है उसकी तरफ. And as well as birds, there were fabulous winged creature out of legends, an Assyrian lion with the head of a bearded man and a pair of large hairy wings growing out of its flank, winged monkey, flying saucers, tiny angels leviating. What's your pleasure? Select, choose, if, urge. और ये भी किसी का नाम है, ठीक है, IFF, conjunction मत समझ लेना. And although it seemed obvious to Haron that these magical creatures so small that they could not possibly have carried so much as a bitten off fingernail, he decided not to argue and pointed at a tiny crested bird that was giving him a side look through one highly intelligent eye. तो उसने इफ ने अर्ज किया कि कोई भी चीज जो तुम्हें बहुत छोटी भी दिख रही है, इतनी छोटी कि अगर तुम अपने फिंगर नेल को भी चबा लो ना, तो एक बार में कितना छोटा हिस्सा चबाते हैं, उससे भी छोटा हो, ठीक है, तो भी आर्ग्यू ना करो. ही डिसाइडेड नॉट टू आर्ग्यू एंड पॉइंटेड, और उस छोटे से क्रेस्टेड जो उसके हाथ पे बर्ड था उसको दिखा रहा था, जो अपने एक इंटेलिजेंट आई से उसकी तरफ देख रहा था. दैट वाज गिविंग हिम अ साइड लॉन्ग लुक, एक साइड से देखना, थ्रू वन हाईली इंटेलिजेंट आई.
सी ऑफ स्टोरीज. इफ इज राइट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. अगर इफ सही है, दो लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन और डायलॉग्स हो रहे हैं, इफ एंड हर ऑन, एंड if is right, which of the following statement is true? You should only trust what you cannot see. Naming something is the only way to make it unreal. You should only trust what you can see. Naming something is one way to make it real. Okay. देखो ये किसने कहा है? Believe in your own eyes, you will get. अच्छा हमें ऊपर पता चलेगा. लुक यहाँ पे क्या बोला है? इफ ने कहा है आई एम हैविंग टाइम वेस्टेड, मेरा वक्त बर्बाद होने वाला है. क्यों? क्योंकि मैं उस इंसान से बात कर रहा हूं जो उस चीज में यकीन करेगा ही नहीं, जिस चीज को उसने देखा ही नहीं है. पढ़ो उस लाइन को. आई एम हैविंग टाइम वेस्टेड बाय समवन हु विल नॉट ट्रस्ट इन व्हाट ही कैन नॉट सी. ठीक है, इसी से पूछ रहा है कि तुम अफ्रीका में रहते हो ना, कितना अफ्रीका देख लिया है? ठीक है, तुमने देखा है पूरा अफ्रीका? तुमने देखा है सबमराइन्स? तुमने देखा है हेलस्टोन्स, बेसबॉल्स, पैगोडास, गोल्ड माइंस, और गोल्ड माइंस के लिए बहुत फेमस है अफ्रीका. कंगारूस तुमने देखा है? ये सब you're getting it, but still we trust. We haven't seen America, we haven't seen Mount Everest, मतलब in person नहीं देखा, but still we trust कि it exists. तो वही बोल रहा है कि अगर तुम सिर्फ अपने आंखों पे यकीन करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा. तो बिल यही कहना चाहता है कि वो चीजें भी एग्जिस्ट करती है जो हमने नहीं देखा और जो हम नहीं देख सकते हैं. हाँ, नाउ लेट मी नो द राइट आंसर. अगर इफ सही है, मान लो इफ ने जो कहा है वो सही है, तो यू शुड ओनली ट्रस्ट व्हाट यू कैन नॉट सी. नेमिंग समथिंग, यू शुड ओनली ट्रस्ट व्हाट यू कैन सी. ये और ये तो एक ही जैसा हो गया ना. नेमिंग समथिंग इज वन वे टू मेक इट रियल. या अगर हम किसी चीज का नाम दे देते हैं तो लगता है वो एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, क्योंकि हम उस गुमनामी के कैद से बाहर निकालकर एक एग्जिस्टेंस में ले आते हैं. और यही लाइन यहाँ पर लिखा हुआ है. अगर आप उस, हाँ, बट अगेन थोड़ा इसको ज्यादा वेरीफाई कर देते. टू गिव अ थिंग a name, a label, a handle, to rescue it from anonymity. Anonymity मतलब होता है गुमनाम, anonymous. बहुत सारे टेक्स्ट आप सोशल मीडिया पे देखते हो और पता नहीं किसने लिखा है, तो नीचे लिखा होता है anonymous. I don't know किसने लिखा. To pluck it out of the flame, इसे गुमनामी से बाहर निकालने के लिए और इसे एक पहचान दिलाने के लिए क्या तरीका है? हमें उसका एक नाम देना होगा. So what's the right answer again? You should naming something is the only way to make it real. Real. हाँ. Also 27. Which of the following applies to if? कौन सी बातें if से जुड़ी हुई है? He speaks in contradiction, मतलब पहले जो बात बोलता है और बाद में जो बोलता है दोनों में एकदम विरोधाभास है. दूसरा, he has a habit of speaking synonym में बात करने की आदत है. He uses proverb to express, he uses metaphors to describe things. Contradictions. Why do you think a contradiction? कॉन्ट्राडिक्शन जैसी तो कोई बात नहीं है. बिल शुरू से यही, सॉरी, इफ शुरू से यही कहते आ रहा ना कि हमें उन चीजों को ट्रस्ट करना है जो नहीं दिखता है. तो कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं. ही हैज अ हैबिट ऑफ सिनोनिम्स जैसा तो कुछ है नहीं. ही यूजेस प्रोवर्ब और ही यूजेस मेटाफर्स. तो मेटाफर्स क्या होता है कि दो अलग अलग चीजों को आप कंपेयर करते हो. ठीक है. और प्रोवर्ब्स क्या होता है? पुरानी कही हुई सेइंग, पुरानी कही हुई कहावत और मुहावरे को जवाब दोहराते हो. तो सी और डी में से लेट मी नो द राइट आंसर. ही यूजेस प्रोवर्ब्स. So tell me where he has used proverbs. क्या हुआ? हाँ, okay. And दो और हुई हैं. Can you recall it? या how much rhetorical तरीके से पूछना, rhetorical question से. जैसे अगर किसी को बुलवाना होगा, अपनी बात से agreement करवाना होगा, तो कहेंगे have you seen the sun rising in the west? So मैं उससे पूछ नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ऐसा होता ही नहीं है. ठीक है, तो that's what. और मेटाफर दो अलग अलग चीजों को तुलना करना, कंपेयर करना. तो हर बार पैसेज में एक पोइटिक डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच पूछ ही लेते हैं. ठीक है. 28. विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स व्हाट द अंडरलाइन सेंटेंस. अच्छा, अंडरलाइन सेंटेंस है ना. If you believe in your eyes, you will get into in a lot of trouble in hot water or a mess. अगर तुम सिर्फ आंखों देखा पे विश्वास करोगे तो ट्रबल में पड़ जाओगे, हॉट वाटर या मेस में आ जाओगे. तो इन चारों में से कौन उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है?
डू नॉट रिस्ट्रिक्ट योर नॉलेज ओनली टू व्हाट यू कैन फिजिकली सी. ऑल राइट, ये सही जा रहा. एक्सेप्ट एवरीथिंग यू सी अनक्रिटिकली. Trusting your senses is a recipe for success. No, no, no. Learn not to appreciate viewpoints other than on your own. नहीं नहीं, not to तो है ही नहीं, ठीक है. हाँ, और दूसरा accept everything you see uncritically, ये भी नहीं है. जिस चीज में लोग आलोचना, चीज को मान कि कोई इसके खिलाफ नहीं बोल रहा है, तो ऐसा भी सही नहीं है. 29. All the words below are related in meaning except. देखो, फ्लाई मतलब उड़ना होता है, और ये भी होता है हवा में ऊपर ही जाना, फ्लाई हाई. लेविएट और गैंडर, और इस वर्ड का अगर आप देखोगे यहाँ पे एक जगह पे यूज हुआ है ताकि आप अच्छे से समझ जाओ. ए होना चाहिए, क्या हुआ? बट अगेन मैं आपको वो लाइन दिखाना चाहता हूँ. कैन यू सी GANDR वर्ड कहाँ कहीं पे यूज हुआ है? हाँ, उस पे आएंगे, ठीक है. इसको भी आप याद रखिए. फोर्थ फिफ्थ. Yeah, I got it. So take a look. I should say a gander at the enclosed. He opened. Take a look. मतलब चलो मानते हैं. मान लो मैंने किसी का नाम लिया. At the enclosed. He opened his hand and yeah. ये किसी का नाम है. Fly word से जुड़ा नहीं. I should say a gander. ठीक है. और आर्टिकल के बाद है noun is a naming word. और कहाँ गया? Leviate. हाँ, ये रहा. Head of a bearded man and a pair of large hairy wings growing out of his flank. And winged monkeys, flying saucers, tiny angels, leviating, apparently air breathing fish. हाँ, so okay. और 30 number. What does fabulous mean in the passage? ये तो easy होना चाहिए. Fabulous word passage में आया है. Enormous मतलब तो विशाल, बहुत बड़ा. It cannot be the right answer. Very, और mythical तो अलग ही होता है. तो A और B में क्या होगा? फैबुलस, अनबिलीवेबल, ऑब्वियसली, ठीक है. इनक्रेडिबल, सो B होना चाहिए राइट आंसर. क्या? हाँ, भ्रम, ठीक है. और हाँ, और मिथ का एक और मतलब होता है कि बस अनसेड चली आ रही है, कोई इसके पीछे का लॉजिक नहीं है, ठीक है. बस ये कहीं सुनी हुई बात है, चली आ रही है. मिथिकल. ओके, सो दिस वाज द लास्ट ना. इसके नीचे भी क्वेश्चन होंगे क्या? अच्छा, तो आई वॉन्ट यू ऑल टू बी ऑनेस्ट. जो लोग क्लैट प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, उनसे फिर विल कम बैक टू CUET एज वेल. क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप वाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस? कुछ सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं हो पा रहे हैं. मतलब यू नो द आंसर बट जस्ट बिकॉज यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. All right, coming back to you. Yes. Look, also अगर 5 पैराग्राफ, 5 पैसेज आ रहे हैं, तो 5 पैसेज में 1-2 पैसेज तो बहुत डेंस जाते हैं. तो क्यों नहीं हो रहा है? क्या? आई नो द आंसर बट आई वांट यू टू स्पीक इट. वोकैबुलरी, ग्रामर जैसा कुछ है नहीं. वोकैबुलरी. ओके, अगर मैं एक लाइन बोलूं, ही रैन आउट ऑफ पेट्रोल, ही रैन आउट ऑफ डीजल, ठीक है. हाँ, तो ये तो आप समझ गए, ठीक है. तो अब यहाँ पे क्या है कि इसका जो एक टिपिकल रन आउट ऑफ समथिंग, ठीक है. तो कई बार मीनिंग आने के साथ साथ भी हमें समझ में नहीं आता है उसके यूज को लेके, वो बहुत अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं. तो रीडिंग एबिलिटीज तभी बढ़ेगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे. और प्रैक्टिस अगर इस वाले पैसेज में मुश्किल हो रहा है तो सिंपल पैसेज उठाकर प्रैक्टिस करें, ठीक है. ऑब्वियसली दे आर एक्सपेक्टिंग यू कि यू स्टडीड इंग्लिश फॉर 12 years आफ्टर कमिंग फ्रॉम इंटरमीडिएट, या है ना. सो दे आर गोना गिव यू नॉट सिंपल पैसेज जिसमें कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो यू नीड टू नो. लेट्स सॉल्व 2022 years के क्वेश्चंस. चलें एवरीबॉडी,
पे अटेंशन, स्पेशली क्लैट वाले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग एक एक लाइन को अनपैक करने वाले हैं ताकि डेंस पैसेज को कैसे आसानी से समझ सकते हैं। तो आई जस्ट वॉन्ट यू टू रीड, I'll give you 10 seconds to read 2-3 lines, फिर मैं पढ़ूंगा ताकि देखेंगे समझने में थोड़ा प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है। ठीक है, ये है आपके 2022 का पूछा हुआ सवाल, पहला पैसेज है ये। या लेट्स बिल्ड आवर अंडरस्टैंडिंग, और थोड़ा सा लाइक सीरियसली यहाँ पे अटेंशन पे करते सो दैट एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड इट। Each of you read the first paragraph, second paragraph. Try to unpack every single sentence. ठीक है, जॉट डाउन भी कर सकते हैं अगर कोई पॉइंट आपको समझ में या नोट करके रखना है तो। चलो, पब्लिक स्पीकिंग इज अ पावरफुल रियल लाइफ स्किल। ठीक है, यहाँ पे जो पहला लाइन क्या है कि पब्लिक स्पीकिंग क्या है, एक रियल लाइफ स्किल है, और वो भी क्या है, पावरफुल रियल लाइफ स्किल है ओवर द सेंचुरीज। इतना तो समझ में आता होगा सबको, हिंदी ना भी करूं तो। इंप्रेसिव स्पीचेस मेड बाय पीपल फ्रॉम वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ। अच्छा, वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ का क्या मतलब है? अब वो सिंपल सिंपल भी लिख सकते थे लेकिन वो नहीं लिखना चाहते। वेरियस, एनी गेस? वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ, या यू आर गोइंग राइट। और थोड़ा अनपैक करो इसको, मतलब अलग अलग तरह की डिसिप्लिन, किसी ने साइंस पढ़ा है, किसी ने ह्यूमैनिटीज पढ़ा है, ठीक है, कोई बिजनेसमैन है, कोई सिर्फ पॉलिटिकल पर्सन है, यानी अलग अलग, कोई पॉलिटिशियन है, कोई म्यूजिशियन है। और सब लोग तो बोलते हैं ना, मैं भी बोलता हूं, आप भी बोलते हैं, हम दोनों का प्रोफेशन अलग अलग है। ठीक है, तो वही बोला गया, वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ, जिंदगी के अलग अलग स्फेयर से। वॉक्स की जगह कभी कभी वो लोग स्फेयर वर्ड का यूज करते हैं, SPHERE। तो स्फेयर तो मैथमेटिक्स में कुछ और होता है, लेकिन यहाँ का मतलब है कि कहीं से भी। और लेट मी टेल यू, माय सीनियर इन माय यूनिवर्सिटी, उन्होंने 4 पब्लिक स्पीच के ऊपर ही पूरी PhD करी है। तो उसमें से एक नाम मुझे दिख गया, विंस्टन चर्चिल का, तो आई जस्ट got to recall this. तो by people from various walks of life have helped to change hearts, और इस स्पीच की वजह से लोगों का दिल चेंज हुआ, मतलब उनके ओपिनियन चेंज हुए, हार्ट थोड़ी चेंज हुआ है। ठीक है, माइंड्स, एंड शेप द वर्ल्ड एज वी सी टुडे, और एक नया समाज देखने को मिला है जो आज हम प्रेजेंट देख रहे हैं। स्पीचेस दैट आर डिलीवर्ड विद इंटेंस इमोशन, जो भी स्पीच डिलीवर किया जाता है इंटेंस इमोशन के साथ। इमोशंस में आता है सैडनेस, हैप्पीनेस, ठीक है, बहुत सारी चीजें। इंटेंस उसी को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली, ठीक है, जब आप एक्सप्रेस करते हो बहुत, मैं किसी चीज से डिसएग्री कर रहा हूं तो वो डिसएग्रीमेंट मेरा है, लेकिन इतना पावरफुल तरीके से, इतना स्ट्रांग तरीके से उसको एक्सप्रेस करें कि लोगों को लगे कि अच्छा ये उनका दुख है, सिर्फ मेरा दुख नहीं है, या इस बात से उन्हें भी डिसएग्री करना चाहिए। एंड कन्विक्शन, और इतना ज्यादा बिलीव, ठीक है, उस चीज को लेके, कैन इन्फ्यूज कंपैशन एंड फॉरगिवनेस, एलिवेट लेवल्स ऑफ हेट्रेड एंड डिस्ट्रक्शन। इसमें क्या आ सकता है? ये कंपैशन, कंपैशन का मतलब होता है काइंडनेस, रहमदिली। ठीक है, पॉलिटिकल लीडर्स को आप देखते हो, दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में वो बुराइयां करते हैं, तो हमारे अंदर उनको माफ करने वाली भावना खत्म होने लगती है। ठीक है, या एक कम्युनिटी की तारीफ करते हैं, दूसरी कम्युनिटी की बुराई करते हैं, तो इससे क्या होता है, दूसरी कम्युनिटी को लेकर हेट्रेड बढ़ने लगता है। एलिवेट मतलब एलिवेटर लिफ्ट है ना, तो वो इंक्रीज होने लगता है, एलिवेट लेवल ऑफ हेट्रेड, और तबाही बहुत ज्यादा, डिस्ट्रक्शन होने लगता है। ब्रेक और यूनाइट नेशन, या तो ये देशों को जोड़ सकता है, नेशंस मतलब कंट्रीज, या देशों को तोड़ भी सकता है। तो 4 लाइन से एक जनरल डिस्क्रिप्शन हमें मिला कि पब्लिक स्पीकिंग एक पावरफुल रियल लाइफ स्किल है, और जितने भी लोगों ने बोला है उसकी वजह से एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आया है, और इससे कंपैशन और फॉरगिवनेस खत्म हो जाता है, हेट्रेड और डिस्ट्रक्शंस बढ़ जाता है। या तो ये ब्रेक कर सकता है, या तो ये यूनाइट कर सकता है। ऑन October 5 in 1877 in the mountains of Montana territory, इस जगह पे हुआ होगा, when Chief Joseph सरेंडर टू जनरल नेल्सन, जब एक चीफ ने अपने आप सरेंडर्ड, यानी अपने आप को हवाले कर दे कि चलो मुझे गिरफ्तार कर लो, जनरल नेल्सन ए माइल्स उनका नाम है। द फॉर्मर गेव, तो फॉर्मर मतलब ये, 2 लोगों का जब नाम आता है या 2 चीजों का नाम आता है तो वो ज्यादातर यूज करते हैं फॉर्मर और लैटर। फॉर्मर और लैटर आपने कभी सुना होगा, तो फॉर्मर मतलब पहले वाला। अब वापस नाम लेना नहीं चाहते हैं इस चीफ जो प्रोनाउन यूज कर दिया, द फॉर्मर गेव अ सरेंडर स्पीच। और देखो इटैलिक वे में लिखा हुआ है ना ये, यानी ये फेमस हो गया सरेंडर स्पीच से। द स्पीच इंक्लूडेड दीज वर्ड, उसमें ये सारे शब्द थे क्या? इट इज कोल्ड एंड हैव नो ब्लैंकेट्स, लिटिल चिल्ड्रन आर फ्रीजिंग टू डेथ, यानी सर्दी
कोई भी ब्लैंकेट्स नहीं है। क्या ये लिटरल मीनिंग जा रहा है इसका? नहीं ना, शाब्दिक अर्थ नहीं, फिगरेटिव मीनिंग जाएगा इसके पीछे। मतलब हम पर कोई विपत्ति आई है, मुसीबत आई है और कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा। इट इज कोल्ड, वी हैव नो ब्लैंकेट्स। द लिटिल चिल्ड्रन, छोटे छोटे बच्चे एकदम ठिठुर कर जैसे मर रहे हैं और फ्रीजिंग टू डेथ। आई वॉन्ट टाइम टू लुक फॉर माई चिल्ड्रन, मैं चाहता हूं कि वक्त हमारे बच्चों को देखे एंड सी हाउ मेनी ऑफ देम आई कैन फाइंड। और लुक फॉर यानी ख्याल रखना, एक लुक आफ्टर भी होता है और look for। और मैं देखना चाहता हूं कि इनमें से कितने बच पाते हैं, कितनों को मैं दोबारा देख पाऊंगा। मे बी आई शैल फाइंड, और यहाँ पे मे बी लिखा और फिर क्या, शैल फाइंड देम अमंग द डेड, शायद वो नहीं बचेंगे। हियर मी माई चीफ्स, आई एम टायर्ड, सुनो मेरी बात, मैं थक चुका हूं, माई हार्ट इज सिक एंड सैड, फ्रॉम वेयर द सन नाउ स्टैंड्स आई विल फाइट नो मोर फॉर। ठीक है, अब इससे ज्यादा लड़ने की मुझ में हिम्मत नहीं है। नो मोर यानी नॉट एनी मोर, फॉर एवर। तो ये स्पीच क्या लग रहा है, ये टोन, अगर इससे सवाल पूछा जाए कि टोन क्या है ऑथर का, तो क्या होगा? सैड, ऑब्वियसली सैड है। ठीक है, द हार्ट रेंचिंग स्पीच मतलब दिल को पिघला देने वाला ये स्पीच। बेयर्ड द ग्रीफ एंड माइजरी ऑफ द स्पीकर, लेकिन बेयर्ड द ग्रीफ एंड माइजरी ऑफ स्पीकर एंड दोज सब्जेक्टेड टू ओवरवेलमिंग हार्डशिप्स, ये एक स्पीच है। दूसरा स्पीच ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू, द स्पीच वी शैल फाइट ऑन बीचेस, ये एक बहुत फेमस स्पीच है, विंस्टन चर्चिल के द्वारा दिया गया। उन्होंने क्या बोला था? जून 4 1940 इज कंसिडर्ड अ हाई पावर्ड स्पीच that strengthen the determination of those present in the House of Commons। तो कई बार फौजियों में, सोल्जर्स में और जो वॉरियर्स है जो लड़ रहे हैं उनके अंदर जोश भरने के लिए, डिटर्मिनेशन मतलब होता है दृढ़ निश्चय, जो ठान लिया है कि करके दिखाएंगे, उस चीज को और मजबूत से बनाने बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ करने के लिए वहां के लोग जो हाउस ऑफ कॉमन्स में रह रहे थे उनका हौसला बढ़ाने के लिए एक स्पीच दिया गया था। स्पीच में क्या कहा था? Even though large tracts of Europe and many old and famous states have fallen or may fall into the grip of Gatsby odious apparatus of Nazi rule, वो क्या कह रहे? हालांकि हमारा इतना कुछ तबाह हो चुका है, लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ यूरोप, हमारे ये सारे फेमस स्टेट्स तबाह हो चुके हैं और ये उनके जकड़ में जा चुका है और नाजी रूल के कब्जे में जा चुका है। वी शैल नॉट फ्लैग, और हम बिल्कुल भी नहीं हारेंगे। वी शैल गो ऑन टू द एंड, हम आखिरी हद तक जाएंगे। वी शैल फाइट इन फ्रांस, वी शैल। और लुक, शैल वर्ड का ज्यादातर यूज एम्फेसाइज के लिए भी कई बार करते हैं। ठीक है, और फॉर्मल कंस्ट्रक्शन में भी ग्रामर में शैल वर्ड का ज्यादा यूज होता है, क्योंकि शैल हैज डिसअपीयर्ड फ्रॉम एवरीडे लैंग्वेज। आई विल, वी विल, हमेशा यही हम लोग बोलते हैं। तो शैल का दो बार यूज होता है, एक जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रांगली किसी बात को कहना चाहते हैं, आई शैल गिव बैक योर मनी, तो वहां पे। दूसरा फॉर्मल कंस्ट्रक्शन के लिए, तो वी शैल फाइट इन फ्रांस, वी शैल फाइट इन द सीज एंड द ओशियन, वी शैल फाइट विद ग्रोइंग कॉन्फिडेंस एंड ग्रोइंग स्ट्रेंथ इन द एयर। तो जिसमें हिम्मत नहीं होगी उसके अंदर भी हिम्मत आ जाएगी ये सारे शब्द सुनकर कि हम हर जगह लड़ेंगे, हम यहाँ लड़ेंगे, हम वहां लड़ेंगे। वी शैल डिफेंड आवर आइलैंड, हम अपने आइलैंड को बचाएंगे चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। वी शैल फाइट ऑन द बीचेस, हम बीच पे लड़ेंगे। वी शैल फाइट ऑन द लैंडिंग ग्राउंड्स, वी शैल फाइट इन द फील्ड्स, इन द स्ट्रीट, वी शैल फाइट इन द हिल्स, यानी वी शैल फाइट एवरीवेयर। कहीं भी हमें दुश्मन मिल जाए हम उनसे लड़ेंगे। तो पहला जोसेफ चीफ का, दूसरा विंस्टन चर्चिल का। इन 1950 विलियम फॉकनर was honored with a Nobel Prize। नोबेल प्राइज इनको मिला था फॉर his significant contribution, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया था इन्होंने अमेरिकन नोबेल में। एंड the time when the Soviet Union had found the possible information the use of atomic bomb, और यही वक्त है जब सोवियत यूनियन ने एक मौका ढूंढ लिया एटॉमिक बॉम्ब को करने का। एंड पीपल हैड बिगन टू लीव, बिगन मींस स्टार्टेड, बिगिन का V3 है, लोग डर से जीने लगे कि कभी भी उनको एनिलेशन, तबाही खत्म किया जा सकता है। इन हिज नोबेल प्राइज एक्सेप्टेंस स्पीच, जो स्पीच उन्हें नोबेल प्राइज मिला था उसमें क्या लिखते हैं वो? फॉकनर अर्ज राइटर्स ऑफ वेरियस जॉनरास, अलग अलग तरह के, कुछ राइटर्स ट्रेजेडी पे लिखते हैं, कुछ राइटर कॉमेडी पे लिखते हैं, कुछ राइटर रोमांटिक चीजों पे लिखते हैं, तो अलग अलग जॉनरा वाले राइटर को अर्ज किया। अर्ज, और अर्ज मतलब किसी को आप कुछ कह रहे हो बहुत स्ट्रांगली कि, है ना, कि मेरी बात मान ली जाए, उस तरीके से। अर्ज राइटर ऑफ वेरियस जॉनरास टू थिंक एंड राइट बियॉन्ड द फियर ऑफ डिस्ट्रक्शन, कि आप लिखें बिना डरे हुए और सोचें बिना डरे हुए। एंड इंस्टीड राइट मटेरियल्स दैट वुड लिफ्ट द ह्यूमन स्पिरिट, ऐसा कुछ लिखें जो ह्यूमन स्पिरिट को ऊपर उठाए। द पावरफुल मैसेज इंक्लूडेड, और जो मैसेज था वो ये था, आई बिलीव दैट मैन विल नॉट मेरीली इंड्यूर, मुझे लगता है इंसान अकेले कभी भी इंड्योर, यानी इंड्योरेंस का मतलब होता है सहनशीलता, शक्ति, ठीक है, अकेले कभी इंड्योर नहीं कर सकता है। ही विल प्रिवेल, जबकि वो बहुत ज्यादा ही
प्रिवेल का मतलब उसकी अच्छी चीजें हर जगह फैलेगी क्योंकि वो इमोर्टल है, नॉट बिकॉज ही इज अलोन अमंग क्रिएचर हैज एन एग्जॉस्टिबल वॉइस, इसलिए नहीं क्योंकि पूरे क्रिएचर में जितने भी स्पेसीज दुनिया में हैं उनमें से इकलौता है ये जिसकी आवाज कभी खत्म नहीं होगी, कि इसलिए क्योंकि उसका एक दिल है, ये एज अ सोल स्पिरिट है जिसमें कंपैशन रहमदिली है, जिसमें कुर्बानी की भावना है और सहनशीलता है, एंड्योरेंस। द पोएट्स द राइटर्स ड्यूटीज टू राइट अबाउट दीज थिंग्स, कर्तव्य है कि इन सब चीजों पर लिखें। इट इज हिज प्रिविलेज टू हेल्पिंग, ये उनका सौभाग्य है कि लोगों को इस तरीके से वो मदद करें, उनके दिलों में ये जोश बढ़ाकर, बाय रिमाइंडिंग, उन्हें याद दिलाकर उन हिम्मत के बारे में और उस सम्मान के बारे में, उस होप और प्राइड के बारे में, कंपैशन और पिटी, किसी पे तरस खाना और सैक्रिफाइस, विच हैव बीन द ग्लोरीज ऑफ हिज पास्ट, जो उनके पास्ट की ग्लोरी शान शौकत रही है। द पोएट्स वॉइस नीड नॉट मेरिली बी द रिकॉर्ड ऑफ अ मैन, और एक कवि की आवाज केवल दर्ज किताबों में दर्ज करने के लिए नहीं है, बल्कि इट कैन बी वन ऑफ द प्रॉप्स, द पीलर्स, बल्कि एक पीलर है हेल्प करने के लिए इंसानों को इंड्योर और प्रिवेल करने के लिए। डिड यू अंडरस्टैंड द ये? so this is how you have to read every, but you do not get this much time. And how am I able to do so? Only because I have read more than you guys did. ठीक है, तो ओनली रीडिंग कैन हेल्प यू, नथिंग कम्स फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, कुछ भी मुफ्त में मिलता है नहीं, ऑल यू नीड टू डू इज बाय रीडिंग। बहुत से स्टूडेंट मेरे पास आते हैं, दे कम एंड आस्क के हाउ शुड आई इंप्रूव माय स्पोकन इंग्लिश, हाउ शुड आई बी अ बेटर स्पीकर, हाउ शुड आई बी अ फ्लुएंट स्पीकर, एंड यू विल नॉट बिलीव मैं उनको क्या सजेशन देता हूँ। ऐसे बहुत से लोग हैं जो दुकान चलाते हैं अपनी इंग्लिश की, ठीक है, और वो बोलेंगे जाके न्यूज़पेपर पढ़ो, जाके अखबार पढ़ो, इंग्लिश पेपर पढ़ोगे तुम्हारी वोकैबुलरी बढ़ने वाली, नॉट एट ऑल। आज भी मैं हिंदी अखबार खोलता हूँ, उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसका मतलब मुझे नहीं पता है, ठीक है, बट स्टिल आई नो हाउ टू स्पीक हिंदी, I know how to write Hindi, I know how to read Hindi. So language should be simple. You don't need to go through the Hindu, the Times of India और अलग-अलग XYZ न्यूज़पेपर से. All you need to do is keep practicing. और मैं उनको बोलता हूँ कि तुम्हारे भाई बहन है जो क्लास 2, 3 में है, 4 में, उनकी चंपक वाली किताब उठा लो, उनकी इंग्लिश की बुक उठा लो, वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है, टेक अ बिट हायर स्टेप या उसके ऊपर की चीजों को पढ़े, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। सो इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड थे बार बार, आई होप यू गॉट इट। चलो पहला, इसमें किसी का कुछ गलत नहीं होने वाला। द मेन आइडिया द पैसेज, पैसेज का मेन आइडिया क्या था? All leaders should be accomplished public speakers. An impactful speech can convey a strong message to the listener. A speech, अच्छा, सारे के सारे नेता को एकदम घोषित कर देना चाहिए कि वो सक्सेसफुल पब्लिक स्पीकर्स हैं, ऐसा नहीं है, बहुत लोग बकवास ही बोलते हैं। दूसरा, इम्पैक्टफुल स्पीच, वो स्पीच जो असरदार है, ठीक है, वो क्या करता है, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज को कन्वे करता है सुनने वालों तक, लिसनर्स तक। थर्ड, स्पीच शुड साउंड प्लीजिंग, सुनने वालों के कान में बड़ा सुहाना लगना चाहिए। और फोर्थ, पब्लिक स्पीकर शुड बी बोल्ड एंड आर्गुमेंटेटिव, पब्लिक स्पीकर बहुत बोल्ड एंड आर्गुमेंटेटिव होना चाहिए। तो देखो, ए और सी तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ठीक है, कि सुहाना लगना चाहिए, प्लीजिंग होना चाहिए। बी और डी में बी, impactful speech, yeah, and you are doing it, I'm not helping you. Yeah, tell me the second. अच्छा, surrender speech, और ये टोन पे सवाल आ गया ना, it is cold and we have no blankets, the little children are freezing to death, है ना, I'll ask time to look for the children, maybe I shall find them among the dead, ऐसा कुछ लिखा है उन्होंने। देखो, तो सटायरिक का मतलब होता है हंसी मजाक के तरीके में, हंसी हंसी में किसी की टांग खींचना, उसे सटायरिक। ऑप्टिमिस्टिक होता है बहुत ज्यादा होपफुल, पॉजिटिव, लेकिन वो तो खुद कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि अब लोग बचेंगे नहीं, है ना, बच्चे मर जाएंगे। पायनेंट मतलब होता है या सैड, इससे, और पायनेंट, इस सब वर्ड को आप याद रखें, दोबारा आए तो फिर से सोचना ना पड़े। नार्सिसिस्ट, नार्सिसिस्ट वैसे लोगों को कहते हैं जो बट फुल ऑफ हिमसेल्फ और फुल ऑफ हरसेल्फ है, अपने आप में खुद को तोप समझना, और ये बहुत ही अजीब सी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, नार्सिसिस्टिक। सो राइट आंसर विल बी व्हाट? इट इज, अच्छा, नार्सिसिस्ट, अच्छा अच्छा, हाँ ऐसा बहुत सारा। इट इज एविडेंट थ्रू हिज स्पीच चर्चिल विश टू, एकदम साफ साफ जाहिर हो रहा है कि चर्चिल अपने, विस्टन चर्चिल
क्या कह रहे थे कि भले ही हमारी कई सारी स्टेट्स तबाह हो चुकी हैं, भले हम नाजी रूल के कब्जे में आ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लड़ेंगे बीचेस पे, आइलैंड पे, हिल्स पे, ठीक है, लैंडिंग ग्राउंड पे। तो अपने देशवासियों को क्या मैसेज दे रहे हैं वो? ABCD। ओके, सो पहला ऑप्शन अगर पढ़ेंगे, इन्फॉर्म अबाउट द चैलेंजेस दैट अराइज इन अ वॉर टॉर्न कंट्री। वो अपने देशवासियों को बता रहे कि क्या क्या मुसीबतें आती हैं वैसे देश में जहां वॉर पहले से घोषित है। दूसरा, चेतावनी दे रहे हैं कि फ्यूटिलिटी ऑफ द वॉर। फ्यूटिलिटी मतलब इसका एकदम मीनिंगलेस है, इस वॉर का कोई मतलब ही नहीं है, इस सब तो वो बोल भी नहीं रहे हैं। रिमाइंड, उन्हें याद दिला their endeavors to fight against the Nazi rule had failed, कि कैसे उनकी शक्ति पूरी तरह फेल हो चुकी है नाजी के खिलाफ, हिटलर के खिलाफ। एंड डी, रीअश्योर, उन्हें तसल्ली दे रहे हैं। रीअश्योर का मतलब तसल्ली देना, विश्वास जगाना, दैट दे वुड कॉम्बैट फियर, एकदम हिम्मत से, जोश से लड़ेंगे अगेंस्ट देयर एनिमी अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, हर तरह के सिचुएशन में। या डी इज द राइट आंसर। 4 नंबर, which of the following is the least likely to be used to describe? क्या बोला जा रहा है? लीस्ट बिल्कुल भी यूज चर्चिल को डिस्क्राइब करने के लिए। अच्छा, अब वोकैबुलरी प्रॉब्लम। तो देखो, अनवेवरिंग, वेव पता है ना, लहरें, जो अटूट है, जो टूट ही नहीं सकता, अनब्रेकेबल, अनवेवरिंग कहते हैं उसको। कंप्लीशन मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड, ठीक है। और डोंट मतलब होता है डिफिकल्टीज, और वैसा ही है। और रेजोल्यूट का मतलब ही होता है फर्म, मजबूती से खड़े रहना। तो कौन नहीं जा रहा है, कौन सा आंसर नहीं होगा? अनवेवरिंग तो होगा ना, कितना ज्यादा विश्वास जगा रहा है। लीस्ट लाइकली टू बी यूज्ड, कंप्लेशंट, सैटिस्फाइड, सेल्फ सैटिस्फाइड, या और रेजोल्यूट का मतलब भी खड़े रहना हिम्मत से, स्ट्रांगली, फर्मली, ठीक है। सो कंप्लेसेंट, सैटिस्फेक्शन की जैसी कोई बात नहीं। अब देखो, ये वाला जो वर्ड है ना, जहां पे आप गेस कर सकते हो, अगर आप कुछ, बीइंग वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मतलब हैड आई बीन इन योर शू और मुझसे ये पूछा जाए और मुझे नहीं आ रहे इनमें चारों में से 3 वर्ड, थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। अब देयर इज नो अदर वे। अब इसके लिए तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वोकैबुलरीज अवेलेबल इन द बुक एंड यू कैन नॉट मग अप ईच एंड एवरी वर्ड, because you also have to study mathematics, reasoning and other paper. So just by practicing. Tell me the 5th and directly tell me the answer. And we'll discuss this question in detail. अच्छा, इस 4 ऑप्शन में से कितने ऑप्शन आपको पता है? मेटाफर आपको पता है, सिमिली आपको पता है, ओनोमेटोपिया पता है आपको? अच्छा, ऑल राइट, किसको आपको पता है? हाँ प्लीज बताएं। दैट इज कॉल्ड हाइपरबोली। या हम जो बात बोलना चाहते हैं उसी को साउंड में चेंज कर देते हैं। व्हाट यू वांट टू डिस्क्राइब, टिप टैप, जैसे रिंग रिंग, तो फोन की घंटी होती है ना, रिंग रिंग, तो जैसे डॉग बार करता है तो बार्किंग साउंड ही लिख दिया। जैसे बटरफ्लाइज हम, या बज, तो जो ऑब्जेक्ट जो साउंड रिलीज करता है वो उसको वर्ड में बदल दो। तो बजिंग, बार्किंग, रिंगिंग, तो ऐसा तो कुछ है भी नहीं यहाँ पे। ओनोमैटोपिया तो बिल्कुल गलत। हु नोज अ ट्रांसफर एपिथेट? एपिथेट, ऑल राइट। अच्छा, फिर ये वापस आ जाएगा ना, खोलना पड़ेगा। अच्छा, ऑल राइट, मैं ऐसे ही आपको समझा देता हूँ। ये चारों का चारों फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच क्या है कि किसी भी शब्द को ऐसे लिखा जाए कि वो ज्यादा असरदार हो जाए, ठीक है। बोलते तो हम सब हैं, आप भी है, मैं भी है, ठीक है, लेकिन जो डायलॉग्स फिल्मों में लिखे जाते हैं, कविताओं में लिखे जाते हैं और कहानियों में लिखे जाते हैं, वो हम पर एक छाप छोड़ जाते हैं। क्योंकि लिटरेचर हैज नेवर बीन व्हाट इज सेड, हाउ इट इज सेड, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिल्मों का मोनोलॉग देख लो, घर आके वही कहानी जब हम दोहराते हैं तो उतना इंटरेस्टिंग साउंड नहीं करता जितना देखकर, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे तरीके से शब्दों को लिखा गया। तो मेटाफर क्या करता है, 2 अलग अलग चीजों का तुलना करता है, एकदम हमेशा के लिए याद रखें, इसे अपनी जेब में डाल लें। 2 अनलाइक थिंग्स आर कंपेयर्ड, डायरेक्ट कंपैरिजन, ठीक है। ही इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर क्लास,
सो हमने उसकी तुलना सचिन तेंदुलकर से कर दी। सचिन तेंदुलकर बहुत फेमस क्रिकेटर है दुनिया का, तो हमें लगा कि चलो हमारे गली मोहल्ले में तो बहुत फेमस है वो, तो ही इज व्हाट सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर क्लास। शी इज द लता मंगेशकर ऑफ आवर सिटी, बहुत अच्छा गाती है हमारे लखनऊ में, तो हमने उसको अपने शहर का लता मंगेशकर समझ रखा। अब सिमिलरली इसी चीज में क्या होता है, एज सो और लाइक लगा देंगे, ही प्लेज एज गुड या एज वेल एज सचिन तेंदुलकर, और ही इज सचिन तेंदुलकर, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, बात एक ही है। ही इज एज ब्रेव एज लायन, एज लग गया, ही इज एज ब्रेव या ही इज, तो ये हो गया सिमिली, और ही इज लायन हो गया मेटाफर। ओनोमेटोपिया, किसी भी ऑब्जेक्ट से जो साउंड निकलता है उस साउंड को ही हम लिख देते हैं, वो ओनोमेटोपिया कहलाता है। और ट्रांसफर एपिथेट क्या है कि ट्रांसफर एपिथेट क्या है, नाउन के लिए हम लोग एडजेक्टिव यूज करते हैं, ठीक है। अब नाउन के लिए एडजेक्टिव यूज करते हैं, तो जो एडजेक्टिव यूज हुआ है वो किसी और नाउन के लिए यूज हुआ, लेकिन उसके बगल में कोई और नाउन लिखा हुआ है। एग्जांपल से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, अगर मैं लिखता हूं अ स्मॉल वॉइस ऑफ हिस्ट्री, स्मॉल वॉइस ऑफ हिस्ट्री, तो वॉइस छोटा होता है ना बड़ा होता है, वॉइस ऐसा नाउन है जो छोटा बड़ा हो सकता है क्या, नहीं। इसका मतलब है उन लोगों की आवाज जो छोटे लोग हैं, छोटे लोग जो जो लोअर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो मार्जिनलाइज लोग हैं। ट्रांसफर्ड यानी जो क्वालिटी है वो वॉइस की नहीं है बल्कि उन लोगों की है, तो ये क्वालिटी क्या है, ट्रांसफर हो जाता है दूसरे नाउन में, इसीलिए हम उसे ट्रांसफर एपिथेट कहते हैं, अ स्मॉल वॉइस। तो राइट आंसर विल बी व्हाट, इस सेंटेंस में राइटर कहते हैं द पोएट्स वॉइस, कवि कवि की जो आवाज है सिर्फ इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसको दर्ज किया जा रहा है, इट कैन बी वन ऑफ द प्रॉप्स, द पिलर्स, देखो उसके वॉइस को कंपेयर कर रहे हैं प्रॉप से, पिलर्स से, ठीक है, तो क्या होगा ये मेटाफर। इवन इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग अ बिट, आप अपनी रीडिंग एबिलिटीज भी बढ़ा रहे हो इस क्लास से, तो आप पहला पैराग्राफ पढ़ो, आई विल कम बैक टू यू इन 20 सेकेंड्स, मैं यहीं पे हूं, यू जस्ट रीड देन आई विल रीड। हाँ, हम्म, हाँ क्यों नहीं काउंट कर सकते हैं आप, बिना कॉन्टेक्स्ट के मत बोलो दिखाओ वैसा। हैव यू डन दिस? चलो, या श्योर श्योर, everybody start reading and improve your reading skill along with me. Very easy vocabulary. चलो लेट्स स्टार्ट रीडिंग, ठीक है। आपने आई होप समझ लिया होगा 90%, बचा कुचा 10% मैं समझा देता हूँ। अ 6 year old चाइल्ड बेगर, ठीक है, 6 साल का, देखो सारू, और सारू पहले भी लिख सकते थे लेकिन ये पूरा का पूरा सारू के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, और सारू इज द सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करता है, ठीक है। एक नाउन फ्रेज यूज किया है, 6 साल का एक छोटा बच्चा जो चाइल्ड बेगर है, ऑफ जैसे उसे नींद आ गई है ना, इन ए स्टेशनरी ट्रेन, स्टेशनरी ट्रेन कहते हैं मालगाड़ी को, ठीक है। और यहाँ पे स्टेशनरी ट्रेन का मतलब है जो ट्रेन रुकी हुई थी, चल नहीं रही थी, ठीक है। ऑब्वियसली चलती ट्रेन में कैसे चलेगा, तो रुकी हुई ट्रेन में सो गया, इन खंडवा का है, मध्य प्रदेश में है। हाउएवर व्हेन ही वोक अप, जब वो जागा, he found himself in an empty compartment of a train, एक खाली कंपार्टमेंट में ट्रेन के खुद को पाया है, थंडरिंग टुवर्ड्स कोलकाता, और जैसे खटर खटर करते वो ट्रेन जा रही है, थंडरिंग टुवर्ड्स कोलकाता, वेयर इज अ कपल, जहां उसने कुछ हफ्ते गुजारे, इन ए स्टेट ऑफ पैनिक, पैनिक मतलब समझ नहीं आ रहा अब क्या होने वाला है, फ्यूचर क्या होगा उसका, ठीक है, कहां से आया, कौन उसको, तो इन पैनिक एंड होपलेसनेस, और निराशावाद में, फाइनली ही एंडेड अप इन अ लोकल, अब लुक एंडेड अप, एंडेड अप का मतलब क्या है, यहाँ पे खत्म हो जाना, ये फ्रेज है, ठीक है, आखिर में उसके साथ क्या हुआ, हाँ क्या हुआ,
नो नो नो, इट्स अ फ्रेज। जैसे जैसे मैं किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहा हूँ बस में या ट्रेन पे, और मैं बोलूंगा कि आफ्टर 2 hours कॉन्वर्सेशन वी इंडेड अप शेयरिंग आवर नंबर, वी इंडेड अप एक्सचेंजिंग आवर नंबर, यानी हाँ, इस चीज पे खत्म हुआ। और ये वो वाला खत्म नहीं है, जन लिटरल ही एंडेड विद अ फ्रेज, एंडेड अप इन अ लोकल, उसने अपने आप को कहाँ पाया, एक लोकल गवर्नमेंट अडॉप्शन सेंटर में, फ्रॉम वेयर ही वाज अडॉप्टेड बाय एन ऑस्ट्रेलियन कपल। और उस अडॉप्शन सेंटर तो यू नो इट है ना, अनाथालय जो भी है, वहां से उसको एक ऑस्ट्रेलियन कपल ने अडॉप्ट कर लिया। 25 साल बाद शाहरुख फेल्ट द अर्ज, अर्ज यानी उसको लगा कि मैं पता करूं। ऑब्वियसली उन ऑस्ट्रेलियन कपल ने बता दिया होगा कि वो उनके रियल पेरेंट्स नहीं है, बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं है, ठीक है। सारू फेल्ट द अर्ज टू ट्रेस हिज बायोलॉजिकल मदर, उसे महसूस हुआ, ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग उसके अंदर आई कि वो पता करे कि उसकी बायोलॉजिकल मदर कौन है, एंड सी इन व्हाट स्टेट शी लिव्ड, और देखिए कि किस कंडीशन, देखो स्टेट का मतलब होता है राज्य, और स्टेट का मतलब होता है कंडीशन, हालात भी, कि किस हाल में उसकी माँ रह रही थी या कहाँ है वो। रिलेंटली, रिलेंटलेसली, अगेन फिर से वर्ड आ गया, रिलेंटली यानी बिना थके हारे, लगातार मेहनत करते हुए, he used Google satellite feature to map the parts of the country that could have possibly been his own hometown। अंदाजा लगाया जो शायद उसका उस वक्त घर हो सकता था। और ये खोज बहुत लंबा और आर्डस, आर्डस यानी बहुत स्ट्रांगली, बिना हिम्मत हारे, रिलेंटलेसली वर्ड से कनेक्ट कर रहा है। नेवरदलेस, नेवरदलेस मतलब फिर भी, ठीक है, इतने मेहनत के बावजूद, द परसिवरेंस, परसिवरेंस हार्डवर्क डिड पे, उसको उसका फल मिला। वन इवेंटफुल डे, एक अच्छे दिन, ही मेट हिज मदर, अपनी माँ से मिलता है, एंड देयर आफ्टर, और तब से ही कंटिन्यू टू कीप इन टच विद हर। और देखो कीप इन टच, उनसे कांटेक्ट बनाए रखता है, उनसे रोज बातें करता है, पहला। अब दूसरा पैराग्राफ, इफ टेक्नोलॉजी कैन यूनाइट पीपल विद देयर लव वंस, इट कैन आल्सो मेक देम डिफरेंस। अब ये एक स्पेसिफिक बात कहने के बाद जनरल डिस्क्रिप्शन पे आ रहा है, और कह रहा है कि अगर टेक्नोलॉजी लोगों को उनके अपने अपने लोगों से है तो लोगों में दूरियां भी पैदा कर सकता है। द अनलिमिटेड वैरायटी ऑफ एप्स अवेलेबल टू टॉडलर्स, टॉडलर्स जो पैर से मतलब छोटे बच्चे होते हैं ना जो रेंग कर चलते हैं, ठीक है, हाथ के सारे, हाँ टॉडलर्स, वो लोग, टीनेजर्स, अडल्ट, सबके लिए अलग अलग ऐप अवेलेबल है। माइट हैव रिवोल्यूशनाइज देयर लाइफ फॉर द, इन ऐप से तो लाइफ बेटर कर दिया, बट दीज वेरी एप्स, और देखो यही ऐप, वेरी यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज नहीं हो रहा, बहुत अच्छा, वेरी का मतलब एम्फेसाइज करके बोल रहे हैं, यही ऐप हैव स्नैच्ड अवे। स्नैच का मतलब पता है किसी को, हाँ छीनना, खींचना, टेकन अवे, हैव स्नैच अवे द जॉयज ऑफ लॉन्ग नेचर्स वॉक। अब लोग ज्यादा पैदल चलना पसंद नहीं करते हैं, बातें करना पसंद नहीं करते, दे हैव इंक्रोच अपॉन द टाइम एंड स्पेस दैट पीपल अर्लियर यूज्ड फॉर फिजिकल इंटरेक्शन। वो वक्त जो लोग आपस में बातचीत करके बिताते थे, उस समय पर हमला कर लिया है इस इंटरनेट ने या मोबाइल एप्लीकेशन ने, या उस स्पेस पे जहां लोग, अब पार्क में भी जाओगे तो लोग अपने अपने फोन में घुसे पड़े हैं, मेट्रो पे, बस पे, हर जगह पे, नोबडी टॉकिंग टू ईच अदर। तो यही बोल रहे हैं, पीपल अर्लियर, जो पहले लोग इस्तेमाल करते थे के लिए, दे हैव ड्रिल्ड डीप chasms of loneliness in the lives of countless number of people। और वो जो तन्हा अकेलेपन का जो खाई है उसमें इतना अंदर लेके चले गए हैं, है ना, कितने लोगों को, इन द लाइव्स ऑफ काउंटलेस नंबर ऑफ पीपल। तो बहुत, अभी रिसेंटली एक नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आई थी, कहाँ खो गए हम, तो इट वाज आल्सो अबाउट ऐप, ठीक है, कि इंटरनेट भले हम सबको आपस में जोड़ रहा है, क्या वो ग्लोबली हमें कनेक्ट कर रहा है, लेकिन हमसे ज्यादा तनहा और कोई जनरेशन रहा भी नहीं। नोबडी टॉक्स, ज्यादा लोग फोन में घुसे। सिंपल प्लेजर ऑफ लाइफ, छोटी छोटी चीजों में जहां हमें सुकून मिल सकता है, जैसे दोस्तों के, रिलेटिव्स के यहाँ जाना, मैच खेलना खुले मैदान में, लोगों से मार्केट में बात करना, public libraries में, क्लब में। However, with the escalating range of using apps like for those social media, playing virtual games and home delivery service, these joys are fading into oblivion, and the pall of loneliness is getting heavier day by day, and और धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। क्लब्स और ये सब जगह अब लोग जाते नहीं, लोग अब चीजें भी खरीदने नहीं जाते, वो होम डिलीवरी से चीज हो रही, तो वही बात कर रहा। वेयर आर वी हेडिंग टू, हम कहाँ जा रहे हैं, आर वी गोइंग टू, अब ये सवाल कर रहे हैं, आर वी गोइंग टू अलाउ आवरसेल्व्स टू बी स्वैम्प्ड बाय एप्स, क्या हम पूरी तरह उस ऐप के गुलाम बनने वाले, आर वी गोइंग टू अलाउ सोशल मीडिया, हम सोशल मीडिया को ये अलाउ करें कि वो हमें आकर निगल ले, engulf us in a deluge of loneliness and isolation, और तन्हा अकेला छोड़ दे। Are we going to drive ourselves to situation that will ultimately demand mental and physical therapies to regain normalcy? और क्या एक ऐसा सिचुएशन होने वाला है जो आपका डिमांड करेगा कि हमें मेंटल थेरेपी चाहिए, फिजिकल थेरेपी चाहिए, ताकि लाइफ नॉर्मल हो सके? Do we not know that physical interaction is as essential for mental health as
फूड एंड वाटर इज फॉर फिजिकल हेल्थ। तो क्या हमें नहीं पता है कि फिजिकल इंटरेक्शन, बातचीत करना, ऑफलाइन बातचीत करना उतना ही जरूरी है जितना हमारे सेहत के लिए पानी और भोजन। और साइकोलॉजिस्ट और जो थेरेपिस्ट होते हैं वो कुछ रॉकेट साइंस नहीं करते हैं, वो बस आपसे बात करते हैं। अपने फोन को साइड में रखिए, और काफी ज्यादा पैसे भी कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनसे बात करने वाला कोई नहीं। और फिर हमें लगता है कि हमारी प्रॉब्लम बहुत यूनिक है, स्पेशली आज के टीनेजर्स में बहुत ज्यादा ये होने लगा, हमारी प्रॉब्लम बहुत यूनिक है, नोबडी विल अंडरस्टैंड मी, आई कैन नॉट शेयर माई प्रॉब्लम विद यू, इट इज माई प्रॉब्लम। तो सच बुलशिट टॉक्स। बट अगेन इसकी वजह से ये चीजों में डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और एक सवाल के साथ छोड़ दिया, इट इज ऑल्सो वेरी ओपन एंडेड। अर्लियर सोशल आइसोलेशन वॉज मोस्टली एक्सपीरियंस बाय सम ऑफ द एल्डरली। पहले अलग थलग लोग रहते थे, वो कौन थे? घर में जो बुजुर्ग लोग हैं। एल्डर और एल्डरली में फर्क है, एल्डर मतलब बड़े और एल्डरली मतलब बुजुर्ग लोग, जो या तो 60-70 साल उम्र हो गई, अब वो कोई काम नहीं करते हैं, ठीक है, और अपने बच्चों से दूर है, उनकी कंपनी से दूर है, तो वो अलग रहते थे। अनफॉर्चुनेटली टुडे, लेकिन आज के टाइम पे एन अनहेल्दी सॉलिट्यूड प्रिवेल्स। सॉलिट्यूड मतलब अकेलापन, और वो भी अनहेल्दी, बहुत ज्यादा। प्रिवेल्स मतलब बहुत ज्यादा फैल चुका है अमंग न्यूमरस चिल्ड्रन, टीनेजर्स एंड एडल्ट्स टू। Subsequently और परिणाम स्वरूप there is an alarming increase in the demand for mental health therapy practitioners। इसीलिए इनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। द नेसेसिटी ऑफ एंगेजिंग साइकोलॉजिस्ट, इसीलिए स्कूल में भी साइकोलॉजिस्ट को बुलाया जा रहा है, कॉलेजेस में ये साफ साफ जाहिर है, ये बढ़ रहा है। The psychologists are required to identify and address the learning and behavioral needs of students who approach them for guidance. And moreover, if required, the professions are expected to help them strengthen their emotional, social and academic skills. Regardless, चाहे कितना भी alarming situation हो, it is never too late, कभी भी too late मतलब कभी भी, अभी भी मौका है। इफ पीपल रिवर्ट टू द अर्लियर ट्रेंड ऑफ शॉपिंग ऑफलाइन, अगर लोग पुराने ट्रेडिशन पे चले जाएं कि हम ऑफलाइन शॉपिंग करेंगे, नेचर वॉक्स को अपनाएं, आउटडोर गेम्स खेलें, और दोस्तों के साथ उनके घर पर जाके मिलें, ठीक है, और कैफे में, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, एंड कैचिंग अप विद फ्रेंड्स इन देयर होम्स और कैफे मोर फ्रिक्वेंटली, दे कैन कीप देयर हेड्स फर्मली वेल above the ocean of loneliness। तो ये जो तन्हेपन का जो ओशियन है, उससे वो अपना सर बहुत ऊंचा रख सकते हैं। Read the first question and let me know the correct answer. From the passage, it is evident that Saru's desire to find his mother, उसने अपनी मम्मी को ढूंढ लिया था ना। तो पहला ऑप्शन क्या है कि पैसेज से हमें ये पता चला सारू की जो डिजायर थी माँ को ढूंढने का, वो एक डिस्टेंट ड्रीम बनकर रह गया। नो, इंस्पायर्ड हिम, उसे गूगल सैटेलाइट बार बार इंटरमिटेंटली यानी ऑन एंड ऑफ, as time waned as time went by, एकदम ये जो डिजायर है धीरे धीरे कम होने लगा जैसे जैसे वक्त गुजरता गया। या स्लेकिन, लुक इवन इफ यू डोंट नो, स्लेकिन यानी वही रिलेंटलेसली, बिना हिम्मत हारे। या डी इज द राइट आंसर। टेल मी 7। डी लास्ट वन, डी फॉर दिल्ली। Yeah, D for donkey. In the sentence, these very apps have snatched away the joys of long nature walks. The author has, तो यही ऐप जिसने ग्लोबली सबको कनेक्ट करवाया है, इसी ऐप ने हम सब की छोटी छोटी खुशियों को छीन लिया है। पैदल चलने की खुशियां, बात करने की खुशियां। तो author क्या कर रहे हैं? सटराइज कर रहे हैं, टांग खींच रहे हैं, मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन, नन ऑफ द अबव। तो पर्सोनिफिकेशन किसी को पता है? अगेन अ फिगर ऑफ स्पीच। हाँ प्लीज। या यू आर राइट। तो जब भी वैसा ऑब्जेक्ट जो ह्यूमन नहीं है उसके अंदर ह्यूमन क्वालिटी डाल देंगे तो हम उसे क्या कहेंगे? पर्सोनिफिकेशन। देखो उसमें वर्ड आया पर्सन, पर्सन मतलब इंसान। तो पेन में तो इंसान जैसी कोई क्वालिटी नहीं, लेकिन हम लिखते हैं ना पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, कलम तलवार से ज्यादा हिम्मत वाला, और हाँ है ना, माइटियर यानी ज्यादा ताकतवर है। तो पेन में कहां से ताकत आ गई? तो हमने हिम्मत यानी ह्यूमन वाली क्वालिटीज पेन में डाल दी, तो उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहेंगे। पर्सोनिफिकेशन नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट में ह्यूमन क्वालिटीज ऐड कर देना। यहाँ देखो स्नैच, स्नैच तो छीनना होता है ना, और यहाँ पे स्नैच का मतलब हाथ से छीनना, लिटरल मीनिंग यही होता है, हाथ से छीनना, एक आजादी छीन लेना। तो इसमें आप हाथ से कुछ नहीं छीन रहे, उसके लिए फ्रेज यूज करते हैं टेक अवे, ठीक है, और यहाँ पे स्नैच अवे आया तो क्या होगा?
पर्सोनिफाइड। कंपेयर थोड़ी कर रहे हैं, मेटाफर थोड़ी है। मेटाफर तब होगा जब दो चीजों को कंपेयर करेंगे। 8 नंबर। ओ माय गॉड, कितने फनी ऑप्शंस है। तो पैसेज से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जितने भी बुजुर्ग लोग हैं वो अकेले इसलिए हैं क्योंकि उनको इंटरनेट चलाना नहीं आता। तो डी इज नॉट द राइट आंसर। ठीक है। पहला, क्या ये नामुमकिन है लोगों के लिए कि का इस्तेमाल कम करें? हाँ, ओके, हम कमिंग। तो ए और डी तो बिल्कुल नहीं है। अब देखो, देयर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन, सीधा सीधा एक रिलेशन है लोनलीनेस का और ज्यादा सोशल मीडिया ऐप का यूज करने का। पूरा पैसेज ही इस बारे में था। और इसके बारे में आते, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना उतना ही जरूरी है मेंटल हेल्थ के लिए जैसे फिजिकल हेल्थ के लिए फूड और वाटर है। तो ये तो बिल्कुल उल्टा जा रहा ना। उसमें था कि ऑफलाइन चीजें करना, यहाँ पे फिजिकल इंटरेक्शन उतना ज्यादा जरूरी है, ये वर्ड आया था। सी इज नॉट द राइट आंसर, तो बी। व्हाट इज 9? इट्स 250। हाँ, 9 नंबर। तो 9 नंबर है, फ्रॉम द पैसेज इट कैन बी इन्फर्ड, ये अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रेजेंटली इन मेनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट the number of teachers who pass the work to psychologists is on the rise. Special emphasis is being laid on the mental and emotional health of the students. Yes. Usage of educational app is being discouraged. ये जैसे कोई बात हुई नहीं। All feel the need to be counseled. सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि उन्हें साइकोलॉजिस्ट से काउंसलिंग की जरूरत है। तो सबकी बात तो है नहीं, यहाँ पे होगा कि स्पेशल इंफेसिस दिया जा रहा मेंटल इमोशनल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। 10 नंबर में कंक्लूडिंग पैराग्राफ में राइटर का टोन क्या था? सवाल था ना वो, आर वेयर आर वी हेडिंग टू, हम कहां बढ़ रहे हैं। ठीक है। डिस्पेयरिंग मतलब होता है सैड, डिस्पेयर। अपोलोजेटिक, अपोलोजेटिक आपको पता है, जैसे अपोलोजाइज मतलब होता है माफी मांगना, तो वैसा जिसमें आप शर्मिंदगी दिखा रहे हो, माफी मांगे हो। और अनअपोलोजेटिक वैसा कि बोल दिया तो बोल दिया, मैं माफी नहीं मांगने वाला हूं। ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक। तो ऑप्टिमिस्टिक मीन्स व्हाट? एक होता है आशावादी और एक होता है निराशावादी। तो हाँ, होपफुल। तो इज राइटर होपफुल? ओके, फॉर यू बेटर अंडरस्टैंडिंग, रीड द लास्ट। इट इज नेवर टू लेट, चाहे कि होपफुल। हाँ, आप कर लोगे आंसर क्योंकि, हाँ सॉरी, क्या होगा राइट आंसर? ऑप्टिमिस्टिक। Let's do this last and we'll take up. I hope you're learning, you're getting something to know how to solve it. ठीक है? I could see eyes and people yawning. अच्छा, थोड़ा नीचे कर देता हूँ। Wash your hands. That's been the safety mantra ever since the pandemic COVID-19 began, swamping the world. Read it, everybody. ओके, I'm asking you, ये 4 लाइन को आप समझाएं वहीं से बैठकर। हाँ, हाँ ठीक है, you're right. Best way to keep germs at bay. Unfortunately,
हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब डॉक्टर, हाँ जो भी, उन्होंने जिन्होंने सबसे पहले हमें ये सिंपल एक्टिविटी का महत्व बताया था। तो पहले तो वॉश 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 योर हैंड, ये फ्रेज बहुत कॉमन हो गया, ये एक सेफ्टी मंत्र बन गया जब से कोविड-19 दुनिया को जैसे अपने अंदर समाने लगा। अनडाउटेडली इसमें कोई शक नहीं है कि हाथ धोना सबसे बेहतर एक्टिविटी माना गया है बैक्टीरिया से दूर रहने का। फिर भी अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्य वाली बात यह है कि जिन लोगों ने सबसे पहले, जिन डॉक्टर्स ने, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ने प्रमोट किया इस चीज का प्रचार, इस चीज के बारे में लोगों को इंकरेज किया कि आप ये सिंपल एक्टिविटी करें, वो सब्जेक्टेड टू इंटेंस। अब उनको बहुत ज्यादा खुद पे अपमानित महसूस हो रहा है। ह्यूमिलेशन मतलब होता है अपमान, इंसल्ट। क्यों भाई, आगे आगे पता चलेगा। एंड अल्टीमेटली डिक्लेयर्ड इनसेन। और क्या लग रहा है, अरे ये तो क्या पागलपन है। सेन का मतलब होता है अकलमंद, बुद्धि, और इनसेन मतलब क्रेजीनेस, ठीक है। तो इसको इनसेन एक्टिविटी की कोई अकलमंदी नहीं है। ये तो हम सुनने में अच्छा लग रहा है, हाँ विल कम टू नो, देखते हैं जरा। तो एग्नेस सैमुअलिस, ये जो भी नाम है, वो हंगरी, अच्छा हंगरी कंट्री है, वहां के ये डॉक्टर थे 1847 में। एंड ये ऑब्स्ट्रिशियन थे। अलग अलग डॉक्टर होते हैं, इनमें से कोई होंगे जैसे डेंटिस्ट है ना, तो ऑब्स्ट्रिशियन थे। ही वाज disturbed at post delivery almost every third woman died of an unexpected malady। अच्छा, वो ये देखकर कि पोस्ट डिलीवरी यानी हाँ डिलीवरी करने के बाद, बच्चे को जन्म देने के बाद ऑलमोस्ट एवरी थर्ड, 3 में से एक औरत की मृत्यु, डेथ हो जाती थी। और वो भी अनएक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेशन नहीं था, अचानक। He observed that as a part of the set routine, medical students and doctor would examine and study the corpses in the mortuary। किसी रूटीन के हिसाब से जो भी डेड बॉडी है उनको वो एग्जामिन करते हैं, पोस्टमार्टम या क्या क्या अलग अलग शब्दों में कहते हैं। और ये एक रूटीन का हिस्सा हुआ करता था जहां पे वो एग्जामिन करते थे। कॉप्सेस मतलब होता है डेड बॉडी। एंड देन कम फॉर राउंड्स टू द मैटरनिटी वार्ड्स। और मैटरनिटी वार्ड्स यू नो इट, ठीक है। फिर वो मैटरनिटी वार्ड्स में आते थे, वो वार्ड जहां पे औरतें बच्चों को जन्म देती हैं, उस पूरे वार्ड को मैटरनिटी वार्ड्स कहते हैं। हियर विदाउट वॉशिंग देयर हैंड, वही स्टूडेंट्स और डॉक्टर जो भी डेड बॉडी को चेक करते बिना हाथ धोए, दे वुड एग्जामिन द एक्सपेक्टेंट मदर्स। देखो यहाँ पे एक्सपेक्टेंट का मतलब है प्रेग्नेंट, ठीक है। आर यू एक्सपेक्टिंग, बस शॉर्ट में बोलते हैं, मतलब आर यू गोइंग टू डिलीवर अ बेबी, तो वही है यहाँ पे। मतलब वो एग्जामिन करते थे एक्सपेक्टेंट मदर्स को। एंड आफ्टर मेकिंग न्यूमरस हाइपोथेसिस एंड ऑब्जर्वेशन। हाइपोथेसिस का मतलब है एजुकेटेड गेस, क्योंकि डॉक्टर जब हमें चेक करता है तो गेस ही तो कर रहा है कि आपको ये हो सकता है। 5 चीजों का वो अनुमान लगाता है अपने दिमाग में, ठीक है। और उसके बाद वो उनमें से 3 चीजों पे पहुंच पाता है, क्योंकि एविडेंस है, रिपोर्ट्स, तुम्हारे ब्लड रिपोर्ट्स ये कह रहे हैं, तुम्हारे और भी टेस्ट ये कह रहा है, वो कह रहा है। तो वही हाइपोथेसिस का मतलब है गेस, लेकिन एजुकेटेड गेस, क्योंकि वो ज्यादा अक्लमंद है, ज्यादा चीजों को पढ़ा है, तो वो एक एजुकेटेड गेस करता है। और observation, he was convinced that when doctor washed their hands before examining the women in the ward, the number of deaths due to serious infection declined। तभी उन लोगों को पता चला कि अच्छा ये डेथ सिर्फ हाथ नहीं धोने की वजह से और डायरेक्ट एग्जामिन कर लेने की वजह से हो जा रहा है, हाथ धोकर एग्जामिन करने की वजह से इसमें कमी आई है। डिक्लाइंड यानी कमी हुआ। He shared this observation with his colleagues। अपने साथ में काम करने वालों को ये बताया, और जो और लोग उसी फील्ड में काम कर रहे हैं उनको ही बताया। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन चूंकि कोई एविडेंस था नहीं, he could not provide any concrete evidence to his theory। तो पीएचडी वगैरह में यही होता है, आप कोई भी टॉपिक उठाते हो उस पर रिसर्च करते हो, आपको एक एक बात के लिए एविडेंस देना होता है, वरना वो वैलिड माना ही नहीं जाएगा। तो चूंकि एक एजुकेटेड गेस था, ठीक है, कोई एविडेंस नहीं था, तो किसी ने बिलीव नहीं किया। सैडली ड्यू टू द वेमेन क्रिटिसिज्म, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म जो इसे मिला कि अरे बेकार बात है, दैट ही रिसीव्ड, ही वेंट टू डिप्रेशन। एकदम ये डिप्रेशन में चला गया। और फर्दर मोर आगे क्या हुआ, इग्नेस स्ट्राइव टू प्रूव हिज पॉइंट। और ये एक दूसरा कोई डॉक्टर है या कोई मेडिकल स्टूडेंट जिसने क्या किया, स्ट्राइव, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया, कोशिश किया, रिलेंटलेसली, फिर से वो बढ़ा बिना हारे बिना थके कि उसके पॉइंट को सही प्रूव करे। दैट इट लेड टू द बिलीव दैट ही हैड लॉस्ट हिज माइंड। In 1865, a doctor deceptively lured him into an asylum for the insane। और क्या बोला, तो अब समझ में आया, हाथ धोने वाले को क्या बोला गया था कि तुम पागल हो, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हाथ धोना कितना जरूरी है। तो ये डॉक्टर ने जब अपने साथ काम करने वालों को ये बात बताया, तो उसको भी पागल घोषित कर दिया, और वो बेचारा डिप्रेशन में चला गया। और दूसरा इंसान इग्नास, वो उससे मिलने गया डिसेप्टिवली, यानी बिना किसी को बताए, चोरी छुपे, मेंटल असाइलम में,
asylum for the insane, and 2 weeks of the brutal treatment that was meted out to him by the attendants led to his untimely death. और उसका क्या हुआ, एकदम बुरी तरीके से ट्रीटमेंट हुआ और बेचारा बिना समय से पहले ही मर गया। जिसने किया था about 20 years later, 20 साल बाद, when the world became more receptive to the work of scientists like Louis Pasteur and Joseph Lister, awareness regarding germs that cause disease began to spread. 20 साल बाद जब दुनिया ज्यादा रिसेप्टिव हो गई, रिसेप्टिव यानी किसी की बात को सुनकर डायरेक्ट काट नहीं दे रहे हैं, उसको रिसीव कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हाँ ये सही भी हो सकता है। और जब लोगों को पता चला कि जर्म्स की वजह से बहुत सारी बीमारियां फैल सकते हैं, दिस इज द टाइम, यही समय था जब इग्नास वाज ऑनर्ड विद द टाइटल लाइक फादर ऑफ हैंड हाइजीन। और ये आइडिया किसका था? किसी और का। इग्नेस ने बस उसको सही समझ के प्रूफ करने की कोशिश की और सारा का सारा क्रेडिट इग्नेस को भी मिल गया, उसको सम्मान मिला फादर ऑफ हैंड हाइजीन का एंड सेवियर ऑफ मदर्स। और सेव यानी बचाने वाला, प्रोटेक्टर, सारी माओ का प्रोटेक्टर है वो, एंड ऑनर मच टू लेट, और वो ऑनर जो बहुत ज्यादा टाइम बाद मिला। सम ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट हैव अर्न्ड फेम। ये भी एक स्पेसिफिक स्टोरी था, जैसे सारू वाली कहानी अभी हमने पढ़ा, जैसे गूगल सर्च से अपनी माँ को ढूंढा और फिर एक जनरल डिस्क्रिप्शन आया, तो वही यहाँ पे भी है। ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट जिसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, उन्होंने शोहरत, फेम का मतलब है फेमस हुए हैं अपने डेथ के बाद। इट इज ट्रेजिडिक, इससे ज्यादा दुख वाली बात क्या होगी, दैट विंसेंट, ये सारे जो नाम है, इनकी जो इंस्पायरिंग वर्क थी, इसको स्ट्रेंज माना गया था। और एमेच्योर, एमेच्योर मतलब कोई नौसिखिया कोई काम करता ना, वो बोला गया बाय मोस्ट ऑफ द क्रिटिक्स ऑफ हिज टाइम। इट इज बिलीव्ड दैट ही सोल्ड ओनली 1 or 2 पेंटिंग इन हिज लाइफ टाइम, और ये बहुत फेमस पेंटर है। अब जीते जी वो केवल 1 या 2 पेंटिंग बेच पाया, और वो भी एकदम सस्ते दाम में। टुडे एवरी सिंगल पेंटिंग इज वर्थ $millions of dollars, और आज करोड़ों में बिकती है। सेम नेम है, आई एम नॉट श्योर अबाउट हिम। ऑल राइट, सो ये चीज समझ में आ गई आपको, ठीक है। इनफैक्ट जैसे अभी हम लोग बात करते हैं मोबाइल फोन से, रेडियो का जो मैक्रोनी ऐसा ही कुछ नाम थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा, तो जब उसने पहली बार बात किया कि हम 1 मीटर से लेके 20 मीटर तक अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं वायर के थ्रू, तो लोगों ने भी बड़ा मजाक उड़ाया उसका कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। उसने करके दिखाया, 20 मीटर से 200 मीटर और 200 मीटर से, अब तो वायरलेस का टाइम आ गया है कि बिना वायर के भी अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो ये सारे लोगों को फेम बहुत ज्यादा टाइम के बाद में मिला। फ्रांस काफ्का, अ वेरी फेमस ऑथर, एक प्रोफेशनल राइटर है, जब उसने अपने बहुत सारे लिटरेचर के पीसेस पब्लिश किए तो बहुत ज्यादा आलोचना, क्रिटिसिज्म मिला उसको। बिफोर हिज डेथ 1924 में जब उसकी डेथ हुई, ही हैंडेड ओवर हिज अनपब्लिश्ड नोवेल एंड शॉर्ट स्टोरीज टू हिज फ्रेंड। मरने से पहले उसने सारी लिखी हुई जो चीजें जो छपवाई नहीं थी, मैक्स ब्रॉड को दिया और कहा कि सबको फेंक देना, डिस्ट्रॉय कर देना। हाउएवर, लेकिन ब्रैड ने क्या किया, सबको पब्लिश करवा दिया। और आज फ्रांस काफ्का, हु डजंट नो हिम, एक जाने माने अक्लेम मेजर फिक्शन राइटर है 20th सेंचुरी के। इनकी जो नॉवेल है द टाइटल 1925 में, द कैसल 1926 में, मास्टरपीसेस समझा जाता है, ठीक है। तो ऊपर वाला लाइन था कि हाँ कितना सिंपल एक्टिविटी है और कोविड के टाइम से ज्यादा प्रेवलेंट हो गया, लेकिन इसके लिए एक डॉक्टर को पागल घोषित कर दिया गया और डॉक्टर ने अपमान बर्दाश्त किया, यही बात थी ना। और फिर आगे और 2-3 स्टोरीज बताया गया। Perhaps if humans were more tolerant and amenable to change, अगर इंसानों में सहनशीलता ज्यादा आ जाती, एक्सेप्टेंस ज्यादा आ जाता, इनोवेटिव कॉन्सेप्ट को लेके एक्सेप्टेंस ज्यादा आ जाती, थियरीज और क्रिएशंस को ज्यादा आ जाती, द डिजर्विंग, वो लोग जो उसके हकदार हैं, would live to experience the glory and honor they rightfully deserve, वो जीते जी उन सम्मान और उस ऑनर को एक्सपीरियंस करते हैं जिस चीज के वो हकदार हैं। मरने के बाद उनको तारीफ मिली ना, and we all know death receive more flower than the alive ones, एने फ्रैंक का वो जो लाइन है। तो मरने के बाद लोगों को ज्यादा इज्जत मिलती है, जीते जी नहीं मिलती है। लेट मी नो द राइट आंसर, दिस इज द लास्ट पैसेज फॉर टाइम बीइंग, we'll take a break after this. The main idea of the passage is that all original theories and works should receive unreserved acceptance. Many undeserving innovators have been honored after their demise. देखो, पहला है कि जितने भी ओरिजिनल थ्योरीज हैं उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिलना चाहिए। दूसरा, जितने भी अनडिजर्विंग इनोवेटर्स हैं उनको मरने के बाद सम्मान मिला है। देखो यहाँ पे डिजर्विंग होता तो ये आंसर सही हो सकता था ना, अनडिजर्विंग बोला गया है। डिजर्विंग के साथ, और डिमाइस मतलब मृत्यु के बाद। क्रिएटिविटी मस्ट नेवर बी इनहिबिटेड,
अच्छा ठीक है, और न्यूमरस इनोवेटर्स हैव फाउंड रिकॉग्निशन एप्रिसिएशन पोस्टथैमसली। देखो जो बी कह रहा है वही डी भी कह रहा है, बस अनडिजर्विंग की जगह यहाँ पे क्या है, डिजर्विंग है। बहुत सारे, न्यूमरस मतलब वेरियस, अ लॉट ऑफ, मेनी इनोवेटर्स, उन्हें सम्मान मिला है, सोशल रिकॉग्निशन मिला, आइडेंटिफिकेशन मिला है, और एप्रिसिएशन यानी तारीफ मिला है ऑफ देयर वर्क्स पोस्टथैमसली। पता है किसी को? हाँ, आफ्टर देयर डेथ। बार बार रिपीट, देखो एक जगह डिमाइस यूज किया, एक जगह पोस्टथैमसली, सिंपल वर्ड वो यूज ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, डेथ भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे डिमाइस और यहाँ पे पोस्टथैमसली लिखा, तो राइट आंसर विल बी व्हाट? दिस इज फॉर यू, व्हाई डोंट यू ऑल कंट्रीब्यूट? ओके, फ्रॉम द पैसेज इट इज एविडेंट दैट डॉक्टर इग्नास थ्योरी वाज रिजेक्टेड। ठीक है, इग्नास थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया था, और काफी ज्यादा ह्यूमिलेशन हुआ और अनटाइमली डेथ भी हो गई उनकी, बिकॉज, क्यों? लुक लुक, आप कंफ्यूज हो रहे हो, पहले तो एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि जोसेफ लिस्टर जब साल बाद ढूंढा है। ठीक है, तो डी तो नहीं होगा। डॉक्टर उनके, अच्छा ये भी नहीं है, डॉक्टर डिड नॉट वांट हिम टू रेगुलेट देयर वर्क एथिक्स। ए और सी में आप बताइए। ए कह रहा है ही कुड नॉट सब्सटैंशिएट इट, सब्सटैंशिएट मतलब वो प्रूफ नहीं कर पाए, कोई एविडेंट नहीं था, कोई थ्योरी नहीं थी, बस एक हाइपोथेसिस था। और सी कह रहा है कि उनको पागल घोषित कर दिया गया, तो पागल तो बाद में गया ना, तो व्हाट विल बी द राइट आंसर? फ्रॉम द पैसेज one can conclude that the art critiques who, अच्छा ये पेंटर, अच्छा चलो अगर यहां समझ नहीं आ रहा है तो ये जो पेंटर हैं जिन्होंने अपने जीते जी एक या दो पेंटिंग बेची थी, वो भी बहुत सस्ते दाम में, और मरने के बाद वही पेंटिंग कीमत डॉलर्स हो गई। तो ये क्या थे? पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक मतलब क्या? निराशावादी। पर क्रिटिकल बहुत ज्यादा सोच लेना, टोलरेंट बर्दाश्त करने की क्षमता ज्यादा थी, या रिजिड। तो इन चार में से दो ऑप्शन छाट लो, आपके पास दो बचेगा। अच्छा सॉरी, ये वैन क्रिटिक की बात नहीं हो रही, क्रिटिक्स की बात हो रही है। जिन लोगों ने उनको क्रिटिसाइज किया वो लोग कैसे थे? तो वो लोग टॉलरेंट तो बिल्कुल नहीं थे। टॉलरेंट मतलब बर्दाश्त कर ले, अच्छा देखते हैं, आइडियाज को रिसीव करना। रिजिड, रिजिड का मतलब जिद्दी होता है, स्टबन होता है। ठीक है, तो अगर आप रिजिड चूज करोगे, ठीक है, तो उनके काम को क्या उन लोगों ने अक्लेम्ड किया था? सेंसर्ड किया था ना। ओके, कंफ्यूजन हो रहा है, लेट मी जस्ट रीड दैट लाइन। I'm sure, but you guys are not contributing. Let me read that line. Huh. Have earned much fame. It is tragic, inspiring work. Most of the critics for his time. It is believed that he sold. हाँ, इनके जो काम थे, जो एव इंस्पायरिंग वर्क, एकदम भौचक्का कर देने वाले काम को बोला गया स्ट्रेंज एंड एमेच्योर। कह रहे बेकार सा काम है, और एमेच्योर मतलब नौसिखिया ने किसी ने किया, नोविस, रूकी, डाबलर, अनप्रोफेशनल। सो ये कौन लोग हैं जो क्रिटिक्स है, तो उन लोगों ने इसकी आलोचना की। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या होगा? पहला है अपलॉडेड, अपलॉडेड मतलब तारीफ करना, और अक्लेम मतलब सराहना। ए और डी होगा नहीं, अब आपके पास बी और सी, सेंसर्ड। ठीक है, बी इज द राइट आंसर एंड हाइपरक्रिटिकल। 14, फ्रॉम द पैसेज इट कैन बी इन्फर्ड दैट मैक्स ब्रॉड फ्रेंड्स काफका का फ्रेंड है, जिसने अपनी बहुत सारी अनपब्लिश वर्क उसको दिया और कहा डिस्ट्रॉय कर देना, लेकिन उसने पब्लिश करवा दिया। Was of the opinion that French had not reached out to the right critics, appreciated and valued fans' work, considered it unsacred to destroy. हाँ, तो देखो मैक्स ब्रॉड ने इसलिए नहीं चलाया क्योंकि उसका मानना था कि फ्रेंच की किताब सही क्रिटिक्स तक नहीं पहुंची, या डी खारिज किया, खारिज तो इसको। सैक्रेड का मतलब पता है किसी को? हाँ, होली, पवित्र। ठीक है, तो उसके काम को अपवित्र समझा और डिस्ट्रॉय कर दिया, डिस्ट्रॉय तो किया ही नहीं था। तो बी सी तो होगा नहीं, डी अप्रिशिएटेड एंड वैल्यूड, उसके काम की तारीफ की और सम्मान किया, उसको वैल्यू किया। 15, nobody should go in this, go nobody should go wrong in this question.
देखो रिलेंटलेसली का अभी दो बार मीनिंग आया, एक उसमें आया था जिसने अपनी माँ को ढूंढा था, सारू, हाँ, बिना रुके टुके, ठीक है, लगातार कोशिश करते रहना, डिटर्मिनेशन के साथ। तो पहले तो रेकलेस का मतलब होता है नेग्लिजेंट, ठीक है, लापरवाह। तो क्या रेकलेस होगा? सिनोनिम पूछ रहा है ना, कैन बी बेस्ट रिप्लेस्ड। बैश, बैशिंग सुना ना, बैशिंग, बैशिंग का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, बॉडी शेमिंग, एज शेमिंग, तो बॉडी बैशिंग। बैश का उल्टा है अनबैश। इरोसिटली का भी सेम ही है, बिना रुके टुके, रोके टोके, अनबेटेडली, sorry, unabatedly. So let me know the right answer. The word in the passage can be replaced by और डी नहीं होगा, ए और सी में से राइट आंसर होगा। तो सी का ऑप्शन मतलब क्या आपको पता है? आर यू जस्ट वाइल्ड गेसिंग? सी विल बी द राइट आंसर, और आई जस्ट वांट समबडी टू चेक unabatedly. Irresolutely no. B, D will not be the right answer. A again. So unabatedly. Just go through the word and let. Without? Yes, without doubt. बिना किसी शंका के, है ना, बिना किसी शक के, relentlessly. तो C will be the right answer. So we did 3 passages. We go on, or should we take a small break? All right. So let's take a small break and then we'll meet again.